हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिजिक्स वाला की दुनिया में। मैं हूं मोहन सिंह और आज मैं आपके लिए लेके आया बेटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन वन शॉट। एक साथ ही हम पूरे लेक्चर को कंप्लीट कर देंगे और सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी जो टर्म 2 में आने वाली है। मतलब जो डिलीटेड पोर्शन है वो हम नहीं पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये ओनली बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे हैं हम। तो जो डिलीटेड पोर्शन है वो नहीं पढ़ाया जाएगा, बाकी सारे टॉपिक्स कवर कराए जाएंगे, पूरे डिटेल में पढ़ेंगे हम। ठीक है, साथ ही साथ बहुत सारे क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। बस इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपको मैक्सिमम आउटपुट लेना है इस लेक्चर का, तो साथ के साथ बेटा नोट्स वगैरह बनाएं, अगर नहीं बने हुए हैं तो। ठीक है, तो जैसे ही क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं तो आप सॉल्व करते रहे साथ में, कि आपको पता लगेगा कि जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसके क्वेश्चंस बन रहे या नहीं बन रहे। और लेक्चर कंप्लीट होने के बाद में इंटेक्स, बैक एक्सरसाइज एंड पीवाईक्यू जितने ज्यादा हो सके वो करना। ठीक है, सबसे पहले इंटेक्स और बैक एक्सरसाइज कंप्लीट करें, उसके बाद ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पर जाए। क्लियर है बेटा? तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हम आज क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं इसमें। तो सबसे पहले बेटा हमारे पास इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस की, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए हमारे पास कौन कौन सी डेफिनेशंस है जो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा नोमेनक्लेचर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे हम। यहां से हमारे पास फिक्स है कि यहां से क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, यहां से क्वेश्चन पक्का आएगा बेटा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। मतलब मिनिमम 1 to 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो ये सबको आना चाहिए कि नोमेनक्लेचर कैसे करना है। मैं आपको बताता चलूंगा कि कौन से टॉपिक है जहां से क्वेश्चंस के आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होने वाली है। क्लियर है भाई? नेक्स्ट हमारे पास वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इधर से भी क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, फिक्स है। और लास्ट में हम पढ़ेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, CFT। ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बोलते हैं? VBT। चलिए भाई, अब स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हमारे पास आता है कि एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स क्या होते हैं बेटा, कि व्हेन टू और मोर सिंपल सॉल्ट्स, व्हेन टू और मोर सिंपल सॉल्ट्स आर अलाउड टू गेट केमिकली कंबाइंड टुगेदर इन ए फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय वेट, देन मॉलिक्यूलर कंपाउंड और एडिशन कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड। नेम से ही पता चल रहा है एडिशन किस किस का, सिंपल सॉल्ट्स का। एक या दो से ज्यादा सिंपल सॉल्ट्स फिक्स प्रोपोर्शन में, मास के फिक्स प्रोपोर्शन में जब ऐड होंगे तो उससे हमारे पास जो कंपाउंड बनने वाला है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड। अब बात आती है कि सर ये जो आप सिंपल सॉल्ट बोल रहे हो होता क्या है भाई। तो सिंपल सॉल्ट जिसको बोलते हैं हम वो होता है बेटा जिसमें हमारे पास एक कैटायन होता है और एक क्या होता है, एनायन। मतलब एक ही टाइप का कैटायन होना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं होने चाहिए। और एक ही टाइप का क्या होना चाहिए, एनायन होना चाहिए। तो 1 कैटायन 1 एनायन। जैसे अगर मैं इसका एग्जांपल लिखना चाहूं तो जैसे हमारे पास NaCl हो गया, CaCl2 हो गया। अब देखो CaCl2 हमारे पास सिंपल सॉल्ट है, क्यों? क्योंकि इसमें कैल्शियम, एक कैटायन Ca2+ और Cl- एक ही टाइप का एनायन है। टाइप ऑफ एनायन की बात कर रहा हूं, नंबर से मतलब नहीं है। बात समझ में आ रही है कि सर इधर तो 2 क्लोरीन है ना, सर ये तो सिंपल सॉल्ट नहीं हुआ। ऐसा नहीं है, एक ही टाइप का एनायन है इसलिए वो सिंपल सॉल्ट है, एक ही टाइप का कैटायन है। बात समझ में आ रही है बेटा? चलिए, तो ये आ गया हमारे पास। तो इसका अगर मैं एग्जांपल लिखना चाहूं आपके लिए तो एग्जांपल है बेटा हमारे पास, देखो जैसे हमारे पास आया KCl, ये एक कैटायन है, मतलब एक सॉल्ट है, सिंपल सॉल्ट। प्लस क्या है हमारे पास, MgCl2, ये भी क्या है हमारे पास, सिंपल सॉल्ट है। अगर ये दोनों रिएक्ट करते हैं, दोनों केमिकली कंबाइंड होते हैं H2O के प्रेजेंस में, तो हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा वो क्या होगा बेटा, KCl.MgCl2.6H2O। तो ये हमारे पास जो कंपाउंड बना है, ये हमारे पास जो कंपाउंड बना है वो क्या है बेटा, ये हमारे पास एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड है। क्लियर है? अब हमारे पास एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड की प्रॉपर्टीज के बेसिस पर, कि ये कैसे बिहेव करते हैं उसके बेसिस पर इनका दो टाइप से क्लासिफिकेशन किया हुआ है। एक होते हैं हमारे पास, या तो ये डबल सॉल्ट होगा या फिर क्या होगा, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो हमारा चैप्टर है। क्लियर है भाई? तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डबल सॉल्ट क्या होता है। तो अगर मैं बात करूं बेटा आपसे डबल सॉल्ट्स की, तो डबल सॉल्ट क्या होता है, डबल सॉल्ट होता है जिसमें कंस्टिट्यूएंट आयंस डोंट लूज देयर आइडेंटिटी इन एक्वस सॉल्यूशन।
एक्वस सॉल्यूशन में अगर आप डबल सॉल्ट को डिजोल्व करोगे तो जो कंस्टिट्यूएंट आयंस है, सर ये क्या होते हैं, कंस्टिट्यूएंट आयंस वो होते हैं जिनसे वो डबल सॉल्ट बना है, वो अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करते हैं, मतलब उनका अस्तित्व खतरे में नहीं रहता है, वो अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। बात समझ में आ रही है बेटा? ठीक है, उसके बाद आता है इट्स एक्वस सॉल्यूशन गिव्स पॉजिटिव टेस्ट ऑफ ऑल आयंस, ऑल इट्स कंस्टिट्यूएंट आयंस, सभी के लिए पॉजिटिव टेस्ट देगा, ऐसा नहीं कि किन्हीं के लिए दे रहा है किन्हीं के लिए नहीं, सबके लिए देगा। नेक्स्ट है हमारे पास डबल सॉल्ट्स विल गेट कंप्लीटली आयोनाइज इनटू ऑल कंस्टिट्यूएंट आयंस, ठीक है, सभी में आयोनाइज होगा। तो अब देखो इसका मैं एग्जांपल अगर आपको बोलूं तो इसका एग्जांपल है हमारे पास KCl.MgCl2.6H2, ये है हमारे पास। अब अगर मान लो कि आप इसको एक्वस सॉल्यूशन में डिजोल्व करते हो तो देखो भाई, एक्वस सॉल्यूशन में जब डिजोल्व करोगे तो हमारे पास देखो क्या है, K प्लस मिलेगा आपको, साथ में Cl माइनस मिलेगा आपको, Mg2 प्लस मिलेगा आपको। क्लियर है भाई? वापिस से Cl लिख नहीं रहा क्योंकि आयन आ गए हमारे पास। तो अब कहने का मतलब ये है कि जब मेरे पास ये बना था, कैसे फॉर्म हुआ, ये फॉर्म हुआ हमारे पास KCl और MgCl2 से। इसमें कौन कौन से आयन थे, K प्लस और Cl माइनस। तो कंस्टिट्यूएंट आयन कौन से हुए, पोटेशियम आयन और क्लोराइड आयन। इधर कौन सा है, Mg2 प्लस, मैग्नीशियम आयन एंड क्लोराइड आयन। तो कंस्टिट्यूएंट आयन कौन कौन से हो गए, K प्लस, Mg2 प्लस एंड Cl माइनस। बात समझ में आ रही है? तो इनकी आइडेंटिटी क्या लूज हो रही है, नहीं। जब एक्वस सॉल्यूशन में मैं डिजोल्व कर रहा हूं तो वापस से मेरे को वो आयन मिल रहे हैं। अगर कोई भी एक आयन नहीं मिलता इंडिविजुअल फॉर्म में, मेरे को नहीं मिलता, अभी मिल रहा है ना, K प्लस भी मिल रहा है, Cl माइनस भी मिल रहा है, Mg2 प्लस भी मिल रहा है, अगर ये तीनों मिल रहे हैं तो इनकी आइडेंटिटी लूज नहीं हुई है। बट अगर इनमें से कोई भी एक नहीं मिलता तो फिर प्रॉब्लम थी। बात समझ में आ रही है? तो डबल सॉल्ट में क्या है, सब कुछ मिलेगा जिससे बना है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर इनके लिए आप टेस्ट करोगे, मतलब अगर लेबोरेटरी में देखोगे कि भाई हमारे पास ये एक सॉल्ट है, इसमें आपको पता लगाना है कि कौन कौन से आयन है, तो अगर आप K प्लस के लिए टेस्ट करोगे तो इधर से कौन सा टेस्ट आएगा, पॉजिटिव। मतलब K प्लस का जो भी टेस्ट होता है, जो कि आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो बाद में पढ़ते हैं अपन, ठीक है, उसका भी अपन को मतलब इधर कुछ यूज नहीं है, ठीक है। तो K प्लस के लिए टेस्ट करोगे पॉजिटिव आएगा, Cl माइनस के लिए करोगे तो ये भी पॉजिटिव टेस्ट देगा, और Mg2 प्लस के लिए करोगे तो ये भी पॉजिटिव टेस्ट देगा। मतलब जितने भी आयंस हैं सबके लिए क्या, कौन सा टेस्ट मिल रहा है, पॉजिटिव। तो वही तो लिखा हुआ है, पॉजिटिव टेस्ट फॉर ऑल कंस्टिट्यूएंट आयंस। और नेक्स्ट है डबल सॉल्ट्स विल गेट कंप्लीटली आयोनाइज इनटू ऑल इट्स कंस्टिट्यूएंट आयंस। देख लो कंप्लीटली आयोनाइज हो रहा है। क्लियर है बेटा? तो ये आ गया हमारे पास डबल सॉल्ट। थोड़ा फास्ट बोलूंगा, क्यों, क्योंकि अपने पास टाइम कम है, बोलनी सारी चीजें, अगर स्लो बोलूंगा तो कुछ चीजें रह जाएंगी जो कि हमारे काम का है नहीं। अगर किसी को स्पीड फास्ट लगती है तो आपके पास ऑप्शन है कम करने का, और अगर कोई महारथी ऐसा है कि सर तो स्लो बोल रहे हैं तो बेटा 2x देखो, कितना भी देखो, ठीक है। चलिए भाई, नेक्स्ट है हमारे पास कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या होते हैं, कंपोनेंट्स में लूज देयर आइडेंटिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है उसके जो कंपोनेंट्स है, उसके जो आयंस है, वो हो सकता है अपनी आइडेंटिटी लूज कर दे। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट क्या है, दे डोंट गेट 100% आयोनाइज इन एक्वस सॉल्यूशन इनटू, ऑल वर्ड लिखना बहुत जरूरी है, ऑल कंस्टिट्यूएंट आयंस। आयोनाइज तो होगा, आयोनाइज तो होगा, ठीक है, वो ऐसा नहीं बोल रहा कि आयोनाइज नहीं होगा, वो बोल रहा कि आयोनाइज हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट 100% उनके कंस्टिट्यूएंट आयंस में, कि उनके सभी आयंस है वो 100% आयोनाइज नहीं होंगे। कुछ आयंस है जो आयोनाइज हो सकते हैं, कुछ आयंस है जो आयोनाइज नहीं होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास इट्स एक्वा सॉल्यूशन डजंट गिव टेस्ट ऑफ ऑल इट्स कंस्टिट्यूएंट आयंस। सभी के लिए नहीं मिलेगा। बोले सर थोड़ा सा एग्जांपल हो जाए, तो अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो हमारे पास मान लो K प्लस, Fe2 प्लस और Cn माइनस, मान लो ये हमारे पास एक है, और ये आयन से हमारे पास जो कंपाउंड बना है वो कौन सा बना है, K4FeCN6, ये बन गया भाई। ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। कैसे है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, कैसे पता चला, तो उसके लिए हमारे पास ये प्रॉपर्टी। अब अगर आप इसको एक्वस सॉल्यूशन में डिसोल्व करोगे, किसमें करोगे बेटा, H2O में डिसोल्व करोगे, तो ये आयोनाइज देखिए किस प्रकार से होगा बेटा, हमारे पास हमें मिलेगा K प्लस, क्या मिलेगा, K प्लस, कितने 4, प्लस क्या मिलेगा FeCN6 4 माइनस। अब हमारे पास इसको क्या बोलते हैं वो सारी चीज अभी हम देखेंगे। तो अब देखो क्या हुआ, हमारे पास आयन कौन कौन से थे सर, K प्लस था, बाद में H2O में डिसॉल्व करने के बाद में क्या K प्लस मिला, बिल्कुल मिला, सही है। Fe2 प्लस था,
क्या हमें Fe2+ मिला? नहीं मिला। Fe2+ कहाँ है इंडिविजुअली? नहीं है इसमें। Cn- वो भी नहीं है। इसका मतलब यह है कि जब मैंने इसको एक्वस सॉल्यूशन में डिजोल्व किया है तो Fe2+ और Cn- अपनी आइडेंटिटी लूज कर चुके हैं। अगर नहीं करते तो क्या होता? डबल सॉल्ट। अब कर चुके हैं तो क्या है भैया? कॉम्प्लेक्स है। तो क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स हो गया ना, इनका अस्तित्व खतरे में आ गया, तो कॉम्प्लेक्स चीजें तो हो ही गई। तो ये हो गया हमारे पास कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। अब पॉजिटिव टेस्ट सिर्फ किसके लिए देगा? K+ के लिए पॉजिटिव देगा, Fe2+ के लिए नेगेटिव आएगा, Cn- के लिए भी नेगेटिव आएगा। हाँ, FeCN6 4- के लिए पॉजिटिव टेस्ट आएगा। बात समझ में आती है इतनी? तो ये हमारे पास हो गए बेटा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो डबल सॉल्ट क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या होते हैं, ये सारी चीजें हमने कर ली। अगर आएगा आपके तो आप डिफरेंस लिख सकते हो। क्लियर है बेटा? एग्जाम्पल आपको बताई दिया है। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट है कि रिप्रेजेंटेशन की। सर ये कॉम्प्लेक्स जो आपने बताया इसका रिप्रेजेंटेशन किस प्रकार से करते हैं? ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का रिप्रेजेंटेशन कुछ इस प्रकार से किया जाता है। एक है हमारे पास, ये टर्म दिख रहा होगा आपको, स्क्वायर ब्रैकेट दिख रहा है बेटा, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो ये हो गया हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट में जो भी है वो पूरा कंबाइनली कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। अब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कौन कौन है उधर भी चलते हैं। तो ये जो एम लिखा हुआ है, एक मिलेगा आपको इधर मेटल, सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम, और सेंट्रल मेटल आयन। ठीक है, मेटल न्यूट्रल फॉर्म में मिल सकता है और आयन की फॉर्म में मिल सकता है। एल क्या है इधर? एल है बेटा लिगेंड। लिगेंड क्या होते हैं सारी चीज हम देखेंगे। एक्स क्या है इधर? एक्स है बेटा हमारे पास नंबर ऑफ लिगेंड्स। एक्स क्या है हमारे पास? नंबर ऑफ लिगेंड्स। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट देखते हैं भाई। नेक्स्ट हमारे पास अगर हम बात करें, ये ए एंड बी क्या है हमारे पास? ए एंड बी है आयोनाइजेशन स्पेयर। भाई ये कोऑर्डिनेशन स्पेयर है, और इसके बाद वाला बाहर वाला जो पार्ट है वो कौन सा पार्ट होता है बेटा? आयोनाइजेशन स्पेयर। आयोनाइजेशन स्पेयर, या फिर इनको काउंटर आयन भी बोल। कहीं पर आप पढ़ो बोले सर ने बताया ही नहीं, तो ऐसा नहीं होना। क्लियर है बेटा? ये काउंटर आयन हो गया। अब हमारे पास बचा ये प्लस माइनस एन। तो ये क्या है? प्लस माइनस एन क्या है? ये है चार्ज। क्या है बेटा? ये चार्ज होगा हमारा। तो अब आप समझ गए होंगे कि हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या क्या होता है। कोऑर्डिनेशन स्पेयर रहेगा जो कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रहेगा। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रहने वाले कौन कौन है? सेंट्रल मेटल एटम रहेगा, नेम ही पता चल रहा है सेंट्रल मेटल एटम, मतलब इसी के आसपास रहेंगे। कौन रहेंगे? लिगेंड। तो एल क्या है इधर हमारे पास? लिगेंड्स है। एक्स क्या है? नंबर ऑफ लिगेंड्स की, कितने नंबर ऑफ लिगेंड्स कनेक्टेड है सेंट्रल मेटल एटम के साथ। उसके बाद आता है हमारे पास एन। एन क्या है बेटा? इधर चार्ज है। और अगर बात करें ए एंड बी की, मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अलावा बाकी का जो पार्ट है उसको हम या तो काउंटर आयन बोल देते हैं, या फिर क्या बोल देते हैं बेटा? आयोनाइजेशन स्फीयर बोल देते हैं। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं हम कि सर ये सारी चीजें हो तो गई, अब हमें ये बता दो कि भाई सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है, नंबर ऑफ लिगेंड मतलब लिगेंड क्या होता है सर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, काउंटर आयन क्या होते हैं, ये सारी चीजें बताओ। चलिए भाई, तो अब बात करते हैं हम सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। ठीक है, अब बोले कि सर इधर से क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा, पता नहीं, मतलब जरूरी नहीं इधर से क्वेश्चन आए नहीं आए, बट जब आप आईयूपीएससी का जो कि क्वेश्चन आना ही आना है नोमेनक्लेचर का, तो वो इन डेफिनेशंस के बगैर नहीं कर पाओगे। इधर हमारे पास जो भी चीजें यूज होने वाली है, जो भी चीजें हम सीखेंगे, वो सारी की सारी चीजें आईयूपीएससी के टाइम, नोमेनक्लेचर के टाइम यूज होने वाली है, या फिर मैं कहूं उधर यूज होंगी, और कुछ चीजें ऐसी है जो वीबीटी में यूज होने वाली है। और दोनों ही जगह से क्वेश्चंस का आना 200% श्योर है, कंफर्म है बेटा। 200, 100 में नहीं 200 बोल रहा हूं मैं आपको, मतलब ऐसा मान लो कि पेपर लीक हो चुका है। बात समझ में आ रही बेटा? तो आईयूपीएससी का क्वेश्चन आएगा, वीबीटी का आएगा, और उसमें ये टर्म्स यूज होने वाली है, तो आप स्किप नहीं कर सकते। क्लियर है भाई? चलिए अब बात करते हैं हम कोऑर्डिनेशन एंटिटी। तो ये मैंने आपको बता दिया कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होती है। ये हमारे पास कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, स्क्वायर ब्रैकेट। तो एक कोऑर्डिनेशन एंटिटी कंस्टिट्यूएंट्स ए सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम है हमारे पास, और क्या होता है इधर? लिगेंड। एटम और आयन बॉन्डेड टू ए फिक्स नंबर ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल्स, जिनको हम क्या बोलते हैं? लिगेंड। तो ये हो गया हमारे पास, ये हो गया प्लस माइनस एन। बात समझ में आती है नहीं आती बेटा?
तो ये हो गया हमारे पास कोऑर्डिनेशन एंटिटी या कोऑर्डिनेशन स्फीयर, जो मैंने आपको बता दिया था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल एटम और आयन। बात समझ में आती है? अब देखते हैं भाई ये क्या होता है। इन ए कोऑर्डिनेशन एंटिटी एटम और आयन टू विच, कोई एटम या आयन जिसके साथ क्या कनेक्टेड है, नंबर ऑफ आयंस और ग्रुप्स आर बाउंड इन ए डेफिनेट ज्योमेट्री, जो कि हम आगे पता लगाएंगे कि ज्योमेट्री कैसे पता लगेगी। अरेंजमेंट अराउंड इट कॉल्ड सेंट्रल मेटल एटम और आयन। बात समझ में आती है? ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट अराउंड इट इज कॉल्ड, ठीक है। तो जिसके साथ लिगेंड्स मतलब कनेक्टेड है, कौन कनेक्टेड है बेटा? लिगेंड्स कनेक्टेड है एक फिक्स ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट में, किसमें? कोऑर्डिनेशन एंटिटी में। कोऑर्डिनेशन एंटिटी में जिसके साथ हमारे पास क्या कनेक्टेड है बेटा? ये हमारे पास आ गया M और ये LX, ये हमारे पास जो है। तो ये जो लिगेंड्स है या ग्रुप्स है, जो एटम या आयन है, कुछ भी हो सकता है। बात समझ में आ गई बेटा? यहाँ पर एक आयन भी हो सकता है या फिर नंबर ऑफ आयंस हो सकते हैं। तो ये जिसके साथ कनेक्टेड है ना, ये वो कौन है? सेंट्रल मेटल एटम है। तो हमारे पास M के साथ कनेक्टेड है, मान लो इधर एक L, इधर एक L, इधर एक L, इधर एक L। तो ये कौन सी ज्योमेट्री हो गई? स्क्वायर प्लेनर। कौन सी हो गई बेटा? स्क्वायर प्लेनर। तो ये जिसके साथ कनेक्टेड है वो कौन है हमारे पास? सेंट्रल मेटल एटम और सेंट्रल मेटल आयन। अब बात करते हैं कि इसके साथ कनेक्टेड कैसे होते हैं। नेम से ही हमारे पास पता चल रहा है कि सर ये कौन सी टर्म है? कोऑर्डिनेशन एंटिटी। तो जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, इनमें जो M और L के बीच में जो बॉन्ड मिलेगा वो आपको कौन सा मिलेगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड मिलेगा बेटा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड मिलेगा। कौन सा मिलेगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्योंकि नेम से ही पता चल रहा है कोऑर्डिनेशन एंटिटी की बात कर रहे तो बॉन्ड भी कौन सा होना चाहिए? कोऑर्डिनेट बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है। तो सेंट्रल मेटल एटम और आयन, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या करता है भाई ये? आयन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम अदर मॉलिक्यूल्स और आयंस, जिनको हम क्या बोलते हैं? लिगेंड्स। बात समझ में आ रही है? सेंट्रल मेटल एटम का काम मैंने क्या बताया कि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है। क्या होता है बेटा? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो M और L के बीच में बॉन्ड कैसा रहेगा? कोऑर्डिनेशन। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड, अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसा होता है? या तो ऐसा रहेगा या फिर क्या रहेगा? ऐसा रहेगा। बात समझ में आ रही है? अगर मैं बोलूं कि ये है तो इसका मतलब ये है कि L लिगेंड जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, और अगर नीचे वाला बॉन्ड है इसका मतलब ये कि M इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। होता क्या है? मेटल का काम क्या होता है बेटा? इधर हमारे पास जो मेटल आयन है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट। और ये बात आपको भली बहुत ही पता है कि जो स्पीसीज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती है उनको हम केमिस्ट्री की भाषा में लुईस एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? लुईस अम्ल, हिंदी बोले तो अम्ल, है ना। तो ये क्या हो गया बेटा? लुईस एसिड। तो ये वाला जो है हमारे पास इधर क्या हो गया बेटा? क्या समझ? हाँ भाई, ये तो सारा चला गया है, इधर लिख देते हैं हम। ये हमारे पास मेटल और लिगेंड के बीच में क्या रहेगा बेटा? ये हमारे पास बॉन्ड रहेगा। ये कौन सा है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए क्या है? लुईस एसिड। और अभी हम जब लिगेंड्स की बात करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि जो इलेक्ट्रॉन देता है उसको हम क्या बोलते हैं? लुईस बेस। ये क्या हो गया बेटा हमारे पास? लुईस बेस। बात समझ में आती है? तो इधर आ गया हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम आयन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम अदर मॉलिक्यूल्स और आयंस, जो कौन है? लिगेंड। सो सेंट्रल एटम एक्ट एज लुईस एसिड। बात समझ में आ रही है बेटा? सेंट्रल एटम किसका काम करेगा? लुईस एसिड का काम करेगा। अब आता है कि सेंट्रल मेटल एटम कौन हो सकता है, क्या क्वालिफिकेशन है भाई? बात समझ में आ रही है? मान लो आपको बोर्ड का एग्जाम देना है 12th का, तो क्या क्वालिफिकेशन है कि आपने 10th तो पास की हो, ये तो क्वालिफिकेशन चाहिए ना। 11th का तो घपला चल ही जाता है, पता है आपको, बट ठीक है। 10th 11th की मार्कशीट होनी चाहिए, ये क्वालिफिकेशन है। तो सिमिलरली सेंट्रल मेटल एटम बनने के लिए भी कुछ क्वालिफिकेशन चाहिए। वो कौन कौन सी है? तो जो सेंट्रल मेटल एटम है जनरली डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। डी ब्लॉक मेटल के ही होते हैं जनरली ज्यादातर। क्यों होते हैं? क्योंकि भैया देखो इधर काम है इनका इलेक्ट्रॉन लेने का। मेटल क्या करेगा? हमारे पास जो मेटल है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। मेटल क्या करेगा बेटा? मेटल हमारे पास इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाला है। मेटल क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट। तो अगर इधर मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो ऐसी टेंडेंसी होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे। तो मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो, साइज कम हो, क्योंकि साइज कम होगा तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी।
और सबसे जरूरी बात कि भैया इलेक्ट्रॉन लेने के लिए स्पेस तो होना चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए। तो स्मॉल साइज इलेक्ट्रॉन इजीली एक्सेप्ट करेगा, हाई न्यूक्लियर चार्ज जिससे इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली अट्रैक्ट करे, अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल जो कि डी ऑर्बिटल्स के पास भर भर के मिलती है। तो अगर आपके पास बोर्ड में 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट ही जनरली क्यों सेंट्रल मेटल एटम का काम करते हैं, तो भैया उसको सरल और सीधी भाषा में जवाब देंगे कि स्मॉल साइज की वजह से, हाई न्यूक्लियर चार्ज की वजह से और अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल की वजह से। बात समझ में आ रही है? ऐसे सरल भाषा में लेके आइए, पूरे मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम लिगेंड्स, जिसकी हम बात कर रहे थे कि भाई लिगेंड्स क्या होते हैं। तो सेंट्रल मेटल एटम के साथ जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर में या कोऑर्डिनेशन एंटिटी में कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू बॉन्डेड होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? लिगेंड्स। बात समझ में आ रही है? या हम ऐसा बोल सकते हैं कि सेंट्रल मेटल एटम और आयन के वैकेंट ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन देते हैं, इलेक्ट्रॉन देंगे तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इलेक्ट्रॉन देने के बाद जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है वो कौन बना रहा है? लिगेंड्स। क्या है हमारे पास? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। जरूरी है भैया इलेक्ट्रॉन देने, तो इलेक्ट्रॉन रिच तो होना पड़ेगा। अरे बोलो समझे कि नहीं भैया? इलेक्ट्रॉन अगर कोई दे रहा है, मैं बोल रहा हूं कि मेरे को पैसे देने हैं किसी को, तो मेरे पास पैसे होने चाहिए ना, ठीक है? तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज विच कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू वैकेंट ऑर्बिटल। किसमें बेटा? वैकेंट ऑर्बिटल में। किसके? सेंट्रल मेटल एटम और आयन। उसी के साथ तो बॉन्ड बना रहा है। तो सेंट्रल मेटल एटम और आयन थ्रू कौन सा बॉन्ड बेटा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बताया आपको? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो उसको क्या बोलते हैं हम? लिगेंड्स। और जो लिगेंड होते हैं वो किसका काम करेंगे बेटा? एक्ट एज लुईस बेस का काम करेंगे बेटा। ये लुईस बेस का काम करते हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन देते हैं उनको लुईस बेस बोलते हैं और जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? लुईस एसिड बोलते हैं। क्लियर है भाई? चलिए अब आता है कि हमारे पास सर ये लिगेंड्स तो हो गए, अब ये किस किस टाइप के हो सकते हैं। तो अगर मैं लिगेंड्स का क्लासिफिकेशन देखूं तो इधर हमारे पास चार्ज के बेसिस पे हम 2 टाइप के बोल सकते हैं। हमारे पास कौन कौन सा है? नेगेटिव, न्यूट्रल। पॉजिटिव भी होता है बट वो हमारे पास नहीं है, इसलिए मैंने इधर नहीं लिख रखा, बट मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूं कि हमारे पास कैटायन भी होता या पॉजिटिव भी लिख सकते हैं हम, ठीक है? इधर क्या लिख सकते हैं? पॉजिटिव, ठीक है? बात समझ में आ गई? तो बहुत सिंपल है, तो चार्ज के बेसिस पे क्लासिफिकेशन ये आ गया। अब देखो हमारे पास अगर नेगेटिव का मैं एग्जांपल लिखना चाहूं तो एग्जांपल के लिए हम लिख सकते हैं इधर Cl माइनस, F माइनस, Cn माइनस। ये सब क्या है? नेगेटिव लिगेंड्स है। अगर आपको न्यूट्रल का लिखना है, H2O बहुत फेमस है, NH3 बहुत ज्यादा फेमस है, एक CO बहुत ज्यादा फेमस हो सकता था बट हमारे पास डिलेटेड पोर्शन में है इसलिए ज्यादा फेमस नहीं है, वरना इसके ऊपर तो क्वेश्चन आ सकता था, ठीक है? बात समझ में आती है? कैटायनिक या पॉजिटिव की बात करें हमारे पास, तो इसमें हम बात करें तो NO प्लस हो गया। ये क्या हो गया हमारे पास? कैटायनिक लिगेंड। क्लियर है बेटा? चलिए भाई चार्ज के बेसिस पे हो गया। अब आता है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। किसके बेसिस पर? डेंटिसिटी के बेसिस पे। सर डेंटिसिटी तो ठीक है बट होती क्या है? होती क्या है डेंटिसिटी? तो देखो हम किसका क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं? लिगेंड्स का। इसका मतलब लिगेंड से रिलेटेड ही है। लिगेंड का काम क्या है सर? लिगेंड का काम ये है कि सेंट्रल मेटल एटम के वैकेंट ऑर्बिटल में इसको इलेक्ट्रॉन देने, मतलब लिगेंड का काम क्या हो? इलेक्ट्रॉन देने का। तो बस यही डेंटिसिटी होती है हमारे पास की नंबर ऑफ बॉन्ड्स। कौन से? कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद सेंट्रल एटम। किसके साथ होगा बेटा? सेंट्रल एटम के साथ ही होगा। कौन बनाएगा? लिगेंड। बाई ए लिगेंड इज नोन एज डेंटिसिटी। तो किसी लिगेंड की डेंटिसिटी हम किसको बोलेंगे? कि वो सेंट्रल मेटल एटम या आयन के साथ कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, वो उसकी डेंटिसिटी होगी। अगर कोई एक लिगेंड है जो एक बॉन्ड बना रहा है तो मतलब मोनोडेंटेट हो गया। अगर कोई 2 बॉन्ड बना रहा है डाइडेंटेट हो गया। अगर कोई 6 बॉन्ड बना रहा है तो उसको पॉलीडेंटेट बोल देते हैं अपन, ठीक है? 2 से ज्यादा वालों को पॉलीडेंटेट बोल देते हैं। बात समझ में आती है? तो कुल मिला के डेंटिसिटी हो गई हमारे पास कि डेंटिसिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ डोनर पोजीशन इन लिगेंड, कि एक लिगेंड में कितनी डोनर साइट्स है, कौन कौन से मतलब कितने जगह से वो इलेक्ट्रॉन पेयर या लोन पेयर दे सकता है, वो उसकी क्या हो गई? डेंटिसिटी। तो उसके बेसिस पर मोनोडेंटेट, डाइडेंटेट, पॉलीडेंटेट, एम्बिडेंटेट सारे हम एक एक करके पढ़ेंगे। मोनोडेंटेट मतलब एक डोनर साइट, डाइडेंटेट मतलब 2, पॉलीडेंटेट मतलब 2 से ज्यादा, एम्बिडेंटेट मतलब 1 से ज्यादा बट
एक साथ एक ही एटम लोन पेयर डोनेट करेगा। एम्बिडेंटेट से शायद अगर कुछ याद आया हो, अगर टर्म 1 में आपने पाप नहीं किए हो तो वहां पर हमने पढ़ा था एम्बिडेंटेट न्यूक्लियोफाइल, कि एम्बिडेंटेट न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, तो हमने बताया था उधर। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर भी सेम ही है। तो अब बात करते हैं मोनोडेंटेड लिगेंड। मोनोडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं? वन डोनर एटम। मोनोडेंटेड लिगेंड में क्या रहेगा? एक डोनर एटम रहेगा। सर एग्जाम्पल हो जाए, बिल्कुल हो जाएंगे एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है हमारे पास, देखो Cl माइनस, Br माइनस, ठीक है, OH माइनस, ये सब क्या है हमारे पास? Cn माइनस। सर न्यूट्रल ही होते ये, मतलब नेगेटिव होते क्या? नहीं नहीं, ये रहा। तो ऐसे नहीं कि ये देखो H2O के पास तो सर दो लोन पेयर है ना, तो अगर दो लोन पेयर है तो दो डेंसिटी होगी, नहीं, एक अकेला ऑक्सीजन ही है ना देने वाला। तो अगर अकेला ऑक्सीजन है देने वाला तो डेंसिटी 1 हुई। बात समझ में आ रही है? ऐसा नहीं, नंबर ऑफ लोन पेयर डेंसिटी नहीं होता है। कौन कौन से कितने नंबर ऑफ एटम है जो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं सेंट्रल मेटल एटम को, वो हमारे पास डेंसिटी होती है। अदरवाइज तो इधर तीन लोन पेयर है तो तीन, इसकी डेंसिटी क्या करते हैं हम भाई, इधर हमारे पास नेगेटिव के साथ तो चार लोन पेयर हो गए, तो चार डेंसिटी थोड़ी ना बोलेंगे। बात समझ में आ रही है? तो डेंसिटी नंबर ऑफ लोन पेयर नहीं है कि उस एटम, उस मॉलिक्यूल के पास या आयन के पास कितने नंबर ऑफ लोन पेयर है, वो डेंसिटी नहीं है। कितने एटम्स के पास है जो डोनेट कर सकते हैं, वो डेंसिटी है। ठीक है, तो इन सब की डेंसिटी कितनी है? 1 है। नेक्स्ट आता है हमारे पास डाइडेंटेड लिगेंड, जिनमें क्या होता है, नेम से ही पता चल रहा है, डाई मतलब दो, तो टू डोनर एटम्स कितने होने चाहिए? 2। जैसे आगे हमारे पास इथाइलिन डाईएमाइन, क्या दे रखा है बेटा? इथाइलिन डाईएमाइन, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं हम? EN। देखो बहुत इजी है, कैसे स्ट्रक्चर बनाओगे। सबसे पहले आप IUPAC जो आपने ऑर्गेनिक में पढ़ रखा है, इथाइल मतलब कितने कार्बन? 2। इथाइलिन बोल रखा है, तो इथाइलिन क्या होता है सर? CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये होता है हमारे पास इथाइलिन। बट हमें एमाइन भी लगाना है, तो इधर से एक बॉन्ड हटाओ, एक बॉन्ड हटाया हमने, और इधर क्या लगा दिया? एमाइन है मतलब NH2, ये आ गया हमारे पास NH2, इधर भी क्या आ गया? NH2। अब इधर देख लो, हमारे पास दो डोनर एटम है, ये नाइट्रोजन है, इधर नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, और ये आ गया हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम, तो इसको इधर इसने डोनेट कर दिया, इसको इधर डोनेट कर दिया, तो ये हो गया हमारे पास डाइडेंटेट। बात समझ में आती है? सिमिलरली हमारे पास क्या दे रखा है? ऑक्जिलेट आयन। तो ऑक्जिलेट आयन क्या होता है हमारे पास? ऑक्जेलिक एसिड क्या होता है? C डबल बॉन्ड O, OH, C डबल बॉन्ड O, OH, ये होता है हमारे पास ऑक्जेलिक एसिड। बट ऑक्जेलेट आयन की बात कर रहा है, तो दोनों H हटा देंगे, ये माइनस, ये सेंट्रल मेटल एटम आ गया, तो सेंट्रल मेटल एटम के साथ देखो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया, ये ऑक्सीजन दे सकता है, ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अच्छा, अब आप इधर एक चीज देखोगे, अभी आगे पढ़ने वाले हैं हम, कि जो बाइडेंटेड लिगेंड, डाइडेंटेड लिगेंड, या इसके बाद हम जो पॉलीडेंटेड लिगेंड पढ़ने वाले हैं, वो क्या करते हैं? जब सेंट्रल मेटल एटम के साथ एक से ज्यादा बॉन्ड बनाएंगे, डाई है तो मतलब दो, पॉली है तो मतलब दो से भी ज्यादा, तो जब एक से ज्यादा बॉन्ड बनाएंगे तो आपके पास एक रिंग बनती है, साइक्लिक रिंग बन रही है बेटा, ये रिंग बन रही है, बिल्कुल। तो इसको बोलते हैं हम चिलेट रिंग। क्या बोलते हैं बेटा? चिलेट रिंग। और जो लिगेंड ये चिलेट रिंग फॉर्म करते हैं उनको बोलते हैं चिलेट लिगेंड्स। बात समझ में आ रही है? और इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं चिलेशन। देखो सिंपल सी डेफिनेशन, क्लियर है? बोले सर ठीक है, बात बिल्कुल क्लियर है। अब हमें ये बता दो कि अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि कितनी नंबर ऑफ चिलेट रिंग बनती है, भाई कोई लिगेंड है उसका आपसे ये पूछ लिया कि नंबर ऑफ चिलेट रिंग बताओ, भाई ये लिगेंड कितनी चिलेट रिंग बनाएगा, ये हमें बता दो, तो उसके लिए आप क्या करोगे? तो उसके लिए बहुत सिंपल सा फंडा है कि जितनी डेंसिटी होती है नंबर ऑफ चिलेट रिंग, नंबर ऑफ आगे आएगा बट मैं इधर ही बता रहा हूँ ना, नंबर ऑफ चिलेट रिंग इज इक्वल टू डेंसिटी, डेंसिटी -1। तो डेंसिटी में से कितना माइनस कर देंगे बेटा? -1 कर देंगे, वो हमारे पास हो जाएगा नंबर ऑफ चिलेट रिंग। जैसे इसकी डेंसिटी कितनी थी? 2, नंबर ऑफ चिलेट रिंग 1, इसकी डेंसिटी 2, चिलेट रिंग कितनी बन रही है? 1। बात समझ में आ रही है? और देख लो हमारे पास अब आ गया हमारे पास पॉलीडेंटेट। तो पॉलीडेंटेट क्या होता है? मोर देन 2 डोनर एटम्स। कितने रहेंगे बेटा? 2 से ज्यादा डोनर एटम होंगे। तो अब क्या है हमारे पास? देखो इधर चिलेट रिंग, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, when a die or polydentate ligand uses 2 or more atoms to bind a single ion and produce a ring। सिंगल आयन कौन सा? ये मेटल है, सेंट्रल मेटल एटम की बात कर रहा है, CMA, ठीक है।
एंड प्रोड्यूस ए रिंग, देन दिस कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड चिलेट कॉम्प्लेक्स। तो ये जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है उसको क्या बोलेंगे? चिलेट कॉम्प्लेक्स। एंड द प्रोसेस ऑफ चिलेट फॉर्मेशन इज कॉल्ड चिलेशन, एंड दीज लिगेंड्स आर नोन एज चिलेट लिगेंड्स। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही बेटा? और जो चिलेट कंपाउंड्स है वो दूसरे कंपाउंड्स के कंपेयर में मोर स्टेबल होते हैं, और इसका रीजन है 11th क्लास में आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा थर्मोडायनेमिक्स, उसमें एक टर्म पढ़ी होगी एंट्रोपी। तो एंट्रोपी से करते हैं हम बेटा वो, बट उतना अभी जाने की जरूरत है नहीं, ठीक है। और 5 और 6 मेंबर रिंग होती है वो जनरली मोर स्टेबल होती है, ठीक है। 4 3 मेंबर नहीं बनती है जनरली। बात समझ में आती है बेटा? तो ये हमारे पास आगे चिलेट कंपाउंड्स। अब देख लो हमारे पास कैसे बन रहा है। जैसे क्या दे रखा है हमारे पास? डाई इथाइलिन ट्राई एमाइन। तो जैसे हमने इथाइलिन डाईएमाइन की स्ट्रक्चर बनाई वैसे ही बनाना है। इसको क्या बोल देते हैं हमारे पास? देखो भाई कितने इथाइलिन है? 2, तो ये आ गया CH2, CH2, ठीक है। और इधर आ गया हमारे पास CH2, डाई इथाइलिन है तो ये आ गया। अब क्या होगा हमारे पास? एमाइन कितने? 3, तो 3 है तो देखो ट्राई एमाइन है तो एक तो ये आ गया NH2, एक इधर आ गया NH2। अब हमें एक ही एमाइन करना है, तो एक एमाइन करना है तो दोनों को कनेक्ट कर दो भाई, NH ये आ गया। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर बन गई। सेंट्रल मेटल एटम कहाँ है? ये रहा। अब देखो डेंसिटी कौन कौन है? नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है तो ये डोनेट कर सकता है, तो एक तो ये आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया। तो कितनी रिंग बनी? एक रिंग ये, एक रिंग ये, 2 ही बन रही है हमारे पास। क्यों? क्योंकि इसकी जो डेंसिटी है वो कितनी है? 3। डेंसिटी कितनी है बेटा? डेंसिटी हमारे पास इसकी 3, तो नंबर ऑफ चिलेट रिंग डेंसिटी -1। बात समझ में आ रही है? डेंसिटी -1, तो ये आ गया हमारे पास डेंसिटी -1। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट क्या दे रखा है हमारे पास? ट्राई इथाइलिन टेट्राएमाइन। तो ये भी बिल्कुल सिंपल है। ट्राई इथाइलिन 3 बनाओ, CH2, CH2 एक, CH2, CH2 2, CH2, CH2 3। अब क्या करना है हमें? NH2 लगाना है। एमाइन बोल रखा है, कितने लगाने हैं? 4, 1 2 और 2 इधर अब बीच में लग जाएंगे। ये आ गया हमारे पास NH, और इधर भी क्या आ गया? NH। क्लियर है? और ये आ गया सेंट्रल मेटल एटम। कनेक्ट करो भैया, कौन कौन दे सकता है? इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है ये, इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है ये, इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है तो ये भी दे सकता है, इसके पास लोन पेयर है तो ये भी दे सकता है। कितनी रिंग बनी? 1 2 3। क्यों बन रही है 3? क्योंकि डेंसिटी कितनी है हमारे पास? 4। डेंसिटी कितनी है बेटा? 4। डेंसिटी हमारे पास 4, तो नंबर ऑफ चिलेट रिंग कितनी है? 3। बात समझ में आ गई? तो ये चिलेट कंपाउंड्स हो गए। क्लियर है भाई? नेक्स्ट देखो हमारे पास ये बहुत इंपॉर्टेंट है, EDTA, इथाइलिन डाईएमाइन, EDTA। तो नंबर ऑफ चिलेट रिंग कितनी बनती है हमारे पास? नंबर ऑफ डेंसिटी -1, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। EDTA 4- बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में भी पूछा हुआ है, मेंस में भी पूछा है, एडवांस में पूछा है, नीट में भी पूछा होगा, ठीक है। तो अब देख लो, सिंपल NCERT से ही स्ट्रक्चर उठाई हुई है और सबने पूछी हुई है। इथाइलिन नेम क्या है? ई से इथाइलिन, डी से डाईएमाइन, टी से टेट्रा, और ए से क्या है? एसीटेट आयन। बात समझ में आ रही है? तो अब मैं क्या करता हूं, इथाइलिन, इथाइलिन बनाए तो इथाइलिन तो सर ये होता है CH2, CH2 अभी आपने बनाए थे खूब। अब क्या है? इथाइलिन के साथ डाईएमाइन टेट्रा एसिड, 2 एमाइन है, तो 2 एमाइन है तो एक मैं इधर लगा दूं, ये लगा दिया मैंने NH2, और इधर भी क्या लगा दिया मैंने? NH2। सही है? बोले सर हाँ ठीक है बिल्कुल। अब क्या लगना है? टेट्रा एसीटेट आयन। टेट्रा मतलब 4, एसीटेट, एसीटेट तो सर देखो एसिटिक एसिड होता है हमारे पास CH3, एसिटिक एसिड क्या होता है? CH3 COOH, ये हमारे पास एसिटिक एसिड। इसमें से अगर मैं एक H को हटा देता हूं, CH3CO- क्या बन गया? एसीटेट आयन। तो ये हमारे पास एसीटेट आयन है। कितने लगाने? 4। अब कहां लगाए भाई? ये तो इथाइलिन हो गया, इसको तो छेड़ नहीं सकते, तो एमाइन में से हमने हाइड्रोजन कम कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं। जैसे देखो इधर भी हमने कम किए, तो 4 लगाने हैं, तो 4 हाइड्रोजन है तो हमने ये कम कर दिए, इधर से 2, इधर से 2, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या करना है, इधर ये कनेक्ट करेंगे, ये आ गया CH2 COO-, CH3 क्योंकि कार्बन 5 की वैलेंसी तो नहीं होगी ना, इधर क्या आ जाएगा? CH2 COO-, आयन है इसलिए माइनस है। अगर इथाइलिन टेट्रा एसिटिक एसिड लिखा होता तो हम H लगा देते। इधर भी क्या जाएगा हमारे पास? CH2
COO माइनस, और इधर भी आ गया हमारे पास CH2 COO माइनस। अब डेंसिटी की अगर बात करें हमारे पास, तो इसकी डेंसिटी देखो 1 2 3 4 5 और ये 6। इधर हमारे पास डेंसिटी, तो डेंसिटी कितनी हो गई इसकी 6। डेंसिटी कितनी हो गई बेटा 6। बात समझ मारिए। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, इधर ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, यहां पर दोनों ऑक्सीजन के पास लोन पेयर। अगर कोई ऐसा सोच रहा है कि सर ये क्यों नहीं बना रहे, दोनों ऑक्सीजन लोन पे डोनेट करने चाहिए ना, तो 3 मेंबर रिंग बनेगी जो कि स्टेबल होती नहीं है, इसलिए एक ही करेगा इधर से। बात समझ में आ गई। तो 4 तो ऑक्सीजन है जो डोनेट करते हैं। ऐसा भी पूछ सकता है कि ईडीटीए में डोनर एटम कौन कौन से हैं, तो 4 तो है ऑक्सीजन और 2 क्या है हमारे पास, नाइट्रोजन। बात समझ में आ रही है बेटा। तो ये आ गया हमारे पास डेंसिटी 6। अगर नंबर ऑफ चिलेट रिंग पूछेंगे आपसे तो कितनी हो जाएंगी 6 - 1, तब कैलकुलेशन के साथ आंसर आएगा 5। अब आता है हमारे पास एम्बिडेंटेड लिगेंड। एम्बिडेंटेड लिगेंड क्या होता है हमारे पास? एम्बिडेंटेड लिगेंड बहुत सिंपल है बेटा, कि लिगेंड्स व्हिच कैन लिगेट थ्रू 2 डिफरेंट एटम्स प्रेजेंट इन इट आर कॉल्ड एम्बिडेंटेड लिगेंड। मतलब एम्बिडेंटेड लिगेंड ये होता है कि जिसमें हमारे पास ऐसा लिगेंड जिसमें 2 डोनर एटम हो सकते हैं, जैसा न्यूक्लियोफाइल में हम देखते थे। एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल में भी तो यही है कि दो डोनर एटम होते थे। उधर हमारे पास की 2 एटम है जो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकते हैं, बट एक टाइम पर एक ही करता था। तो इधर भी यही है। तो अब देखो जैसे हमारे पास ये आ गया इधर नाइट्राइटो एन। क्यों बोलते हैं इसको नाइट्राइटो एन? क्योंकि इधर डोनर एटम कौन है, एन, नाइट्रोजन। इधर क्या है, फॉर्मूला दोनों का सेम है, NO2। इधर भी क्या है, NO2। इधर डोनर एटम क्या है, O, तो ये आ गया हमारे पास नाइट्राइटो O। इधर क्या है, SCN, तो डोनर एटम कौन है, सल्फर, तो ये आ गया थायोसाइनेटो। इधर क्या है, NC, तो आइसोथायोसाइनेटो। क्लियर है बेटा। तो ये हमारे पास क्या हो गए, एम्बिडेंटेड लिगेंड्स हो गए। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, अब हमारे पास आता है कोऑर्डिनेशन नंबर की। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, ठीक है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टेड बाय सेंट्रल मेटल एटम और आयन फ्रॉम डोनर एटम। डोनर एटम कौन है, लिगेंड्स ऑफ लिगेंड इनटू वैकेंट ऑर्बिटल थ्रू कौन सा बॉन्ड बनता है, डोनर एटम मतलब लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटम के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कौन सा बॉन्ड बनेगा बेटा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर और सेंट्रल मेटल एटम। कुल मिला के बात यह है कि अगर आपको कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड करना हो तो आपको डेंसिटी पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए बेटा, डेंसिटी। और डेंसिटी पता करना बहुत इजी है कि आप कंपाउंड बताएंगे, जैसे मान लो कि बोल दिया उसने क्लोराइड, तो Cl- एक ही एटम है, एक डेंसिटी। बात समझ में आएगी। इथाइलिन डाइएमाइन, तो उसमें 2 एमाइन है, 2 नाइट्रोजन, तो 2 डेंसिटी। तो डेंसिटी कैसे देखोगे आप, बता दिया। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू नंबर ऑफ लिगेंड्स, कि उस डेंसिटी के कितने नंबर ऑफ लिगेंड्स है। एग्जांपल बता देता हूं, जैसे मान लो हमारे पास आया एग्जांपल K फॉर Fe(n)6 में, मान लो कि मैं इतना करता Fe(n)6 4 माइनस, तो आपको सिर्फ कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर की ही बात की जाएगी, बाहर नहीं। बाहर साइनाइड वाइनाइड पढ़ाओ, उससे कोई मतलब नहीं हमें। बात समझ में आ रही है। तो इधर देखो हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, सबसे पहले Cn माइनस है, डेंसिटी कितनी है 1, कितने Cn माइनस है 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया हमारे पास 6। क्लियर है। और एग्जांपल देखो, अगर मान लो हमारे पास ऐसा आ गया FeH2O ट्वाइस और En इथाइलिन डाइएमाइन का होल ट्वाइस, ये आ गया। इधर चार्ज कितना दे रखा है, मान लो 2, ये हमारे पास दे रखा है। और इसका हमें क्या फाइंड करना है, कोऑर्डिनेशन नंबर। बहुत सिंपल है, क्या करेंगे, वही सेम Cn कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू, सबसे पहले देखेंगे कि इस बार अलग अलग टाइप के 2 लिगेंड है। कितने टाइप के, अलग अलग टाइप के 2 लिगेंड है। तो एक है हमारे पास H2O और दूसरा है हमारे पास En। तो सबसे पहले मैं जाऊंगा H2O के पास। डेंसिटी, एक ही ऑक्सीजन है डोनर एटम, तो डेंसिटी है इसकी 1। कितने हैं ये, 2, प्लस इथाइलिन डाइएमाइन की स्ट्रक्चर हमने अभी बनाई थी, 2 एमाइन आ रहे हैं, मतलब डेंसिटी कितनी 2। और ये कितने हैं 2, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा ये, तो अगर इसको मैं कैलकुलेट करता हूं तो कितना आएगा 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड कर सकते हो। मेरे हिसाब से इस चीज में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं भाई, नेक्स्ट है हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम या आयन। तो अगर मैं देखूं कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड करोगे, तो डेफिनेशन दे रखी है इधर
कि चार्ज दैट Ca सेंट्रल एटम शुड कैरी इफ ऑल द लिगेंड्स आर रिमूव्ड अलोंग विद द इलेक्ट्रॉन पेयर दैट आर शेयर्ड विद द सेंट्रल एटम। कुल मिला के बात यह है कि जो आपके पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे रखा है उसमें से अगर मैं चार्ज आएगा सेंट्रल एटम पर, वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। कब? जब जो भी लिगेंड्स वगैरह है वो अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके चले जाए, देन आपको चार्ज देखना है। जैसे ये आपके पास आया K फॉर एफिशिएंसी 6, K फॉर एफिशिएंसी 6 ये आया आपको। तो आपको क्या करना है, जिसके ऊपर जितना चार्ज है उतना दे दो। हमें सेंट्रल मेटल एटम का चार्ज फाइंड करना है, तो जिसका चार्ज फाइंड करना है उसका मान लो x। कितना मान लो? x। तो पोटेशियम के ऊपर हमेशा +1 होता है, तो 1 इंटू प्लस Fe का कितना माना x, कितने Fe है 1, प्लस साइनाइड के ऊपर कितना होता है -1, -1 चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, तो कितने है ये 6, और इज इक्वल टू टोटल चार्ज कितना है इसके ऊपर 0। अगर इधर -1 होता तो -1 लिखते, +2 होता +2 लिखते, जो भी। तो इधर से अगर मैं x के लिए सोल्व करूंगा तो कितना आएगा +2। इसका मतलब Fe का चार्ज कितना है +2 चार्ज है। कितना चार्ज है +2। क्लियर है बात? चलिए और देखो, और देखते हैं भाई। मान लो आपके पास आ गया, बताओ क्या आ गया, Fe कोबाल्ट NH3 का होल थ्राइस L3, ये आपके पास दे रखा है। क्लियर है? देखो फिर से वही सेम, कोबाल्ट का कितना मानेंगे x, NH3 कितना चार्ज होता है 0, कितने हैं 3, प्लस क्लोराइड के ऊपर कितना चार्ज होता है -1, कितने हैं 3, टोटल चार्ज 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास +3, मतलब कितना ऑक्सीडेशन नंबर हो गया बेटा +3 हो गया। कितना हो गया +3। क्लियर है? और देख लो क्वेश्चंस। वैसे ये अब ये चीज जरूरी है, क्यों? क्योंकि जब आप वीबीटी पढ़ोगे तो भी आपको ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना होगा, और जब आप आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर लिखोगे उसमें भी ऑक्सीडेशन नंबर मस्ट है। मस्ट बोल रहा हूं बेटा, बहुत ज्यादा जरूरी है। बात समझ में आ रही है? चलो भाई देखते हैं और एग्जांपल हम। अगर मान लो आपके पास आ गया क्या, NiCO4, क्या आ गया बेटा NiCO4, इसका आपको कोऑर्डिनेशन नंबर, वो ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है Ni का। तो क्या करोगे, फिर से वही, जिसका फाइंड करना है उसको x, प्लस कार्बोनिल कंपाउंड क्या होता है न्यूट्रल, तो 0 इंटू 4, टोटल चार्ज कितना 0, तो कितना आ गया बेटा x की वैल्यू आ गया हमारे पास 0। ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखो, आप खुद से भी कैलकुलेट करेंगे बेटा सारे क्वेश्चंस। ये दे रखा है हमारे पास, तो क्या करोगे, फिर से वही जी, सॉल्यूशन x इंटू 1 प्लस NH3 0 इंटू 4 इज इक्वल टू, इस बार 0 नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि टोटल चार्ज कितना दे रखा है 2, तो ये आएगा 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2। क्लियर है? और देख लो लास्ट है अब ये CO H2O का होल, क्या आ गया हमारे पास। क्या करोगे, फिर से वही सॉल्यूशन, कोबाल्ट का x, सही है, कोबाल्ट का कितना हो गया बेटा x, प्लस H2O क्या होता है न्यूट्रल, तो 0 इंटू 6, प्लस क्लोरीन के ऊपर -1। ऐसा नहीं कि बाहर है तो चार्ज चेंज हो जाएगा, ये हो कुछ नहीं, नॉर्मल जो रूल है वही करना है हमें। तो -1 होता है क्लोरीन पे, कितने 3, और अब टोटल चार्ज तो कुछ है नहीं, तो कितना आ जाएगा 0, तो इधर से सोल्व करोगे तो x +3, करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास +। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना तो बेटा आना ही आना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर है? चलिए भाई नेक्स्ट देखते हैं अब हम। नेक्स्ट है हमारे पास होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेज। होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं? जिनमें हमारे पास ओनली
वन टाइप ऑफ लिगेंड्स। होमो मतलब क्या होता है? सेम, तो ओनली वन टाइप ऑफ लिगेंड्स होने चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि एक ही लिगेंड होना चाहिए, मैं बोल रहा हूं एक ही टाइप के होने चाहिए। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं हमारे पास, तो NiCO4, NiCO4 ये क्या है हमारे पास? होमोलेप्टिक है। क्यों? क्योंकि इधर एक ही कार्बोनिल, एक ही टाइप का लिगेंड है। बात समझ में आ रही है? और देख लो हमारे पास, जैसे मान लो मैं बोलूं कि आपको ZnNH3 4 2+, ये भी क्या है हमारे पास? होमोलेप्टिक लिगेंड है। बात समझ में आ रही है? FeCN6, इधर मान लो K4 अगर लिखा भी हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको तो इधर लिगेंड देखना है। लिगेंड एक ही टाइप का है तो क्या हो गया हमारे पास? होमोलेप्टिक। नेक्स्ट क्या है? हेट्रोलेप्टिक। तो हेट्रो मतलब क्या होता है? डिफरेंट। तो मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड्स क्या होनी चाहिए बेटा? मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड्स। क्लियर है? एग्जाम्पल देखो, जैसे FeH2O ऑल थ्राइस, या 4 कर देता हूँ, क्या क्या हमारे पास Cl, ये क्या है हमारे पास? हेट्रोलेप्टिक है। क्यों? क्योंकि एक H2O है, एक क्या है? Cl, तो दो टाइप के लिगेंड आ गए भाई। H2O है हमारे पास और Cl है, तो दो टाइप के लिगेंड हो गए। तो अगर एक से ज्यादा टाइप के लिगेंड है तो उनको बोलते हैं हम हेट्रोलेप्टिक लिगेंड्स। क्या बोलते हैं बेटा? हेट्रोलेप्टिक लिगेंड्स। क्लियर है ये बात? चलिए भाई, और एग्जांपल लिखना हो तो लिख सकते हो आप, कोई समस्या नहीं है। क्या लिखोगे? मान लो CrEn का होल ट्वाइस, ये आ गया हमारे पास Cl2। ये भी क्या है हमारे पास? हेट्रोलेप्टिक है। क्यों? क्योंकि इधर देखो En इथाइलिन डाइएमाइन और एक क्या है? क्लोरीन। क्लियर है बेटा? तो ये हो गया हमारे पास। चलिए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट है अब हमारे पास क्या है बेटा? कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रोन। ये क्या होता है हमारे पास? कि जो हम बात कर रहे थे जब मैंने आपको सेंट्रल मेटल एटम की डेफिनेशन बताई थी, तो उस टाइम क्या बोला था? कि सेंट्रल मेटल एटम्स के साथ, सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन के साथ लिगेंड एक फिक्स ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट में बॉन्डेड रहते हैं, और वो जो ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट है उसी को हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रोन। बात समझ में आती है? तो द स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स, द स्पेशियल अरेंजमेंट, स्पेशियल मतलब स्पेस में है ना, अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स एटम्स विच आर डायरेक्टली अटैच्ड टू द सेंट्रल एटम और आयन डिफाइंस ए कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रोन अबाउट द सेंट्रल मेटल। इसके एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो बहुत सिंपल है। क्या हो सकता है? स्क्वायर प्लेनर, और क्या हो सकता है? टेट्राहेड्रल, और क्या हो सकता है हमारे पास? ऑक्टाहेड्रल। अगर आपको इनकी स्ट्रक्चर बनानी है तो वो भी बता देता हूं मैं आपको, जल्दी से ध्यान देंगे। अगर स्क्वायर प्लेनर बनानी है तो हमारे पास देखो ये आ गया, ये सेंट्रल मेटल एटम हो गया, और इसके साथ ये लिगेंड्स कनेक्ट। सर हमारे पास मान लो ये L1 L2 L3 और ये L, ये कौन सी ज्योमेट्री है? स्क्वायर प्लेनर। टेट्राहेड्रल बनाना है तो ये M, ये L1 L2 L3, ऑर्गेनिक में तो बहुत पड़ा है यार ये टेट्राहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल बनाना है तो ये सेंट्रल मेटल एटम, सॉरी मतलब ये हो गया हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम, ये 1 2, ये L1 L2 L3 L4, ये हो गया L5 या L। तो अगर इससे स्ट्रक्चर बनाओगे तो क्या बनेगी? देखो स्ट्रक्चर ही बना देता हूँ। ऑक्टाहेड्रल कैसे बनेगी हमारे पास? 1 2 3 5, मतलब ये जो स्क्वायर में बने हुए ना सबके साथ कनेक्ट करने हैं, L5 के साथ भी L6। तो ये ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर बाई पिरामिडल भी बोलते हैं, क्योंकि स्क्वायर है, बाई पिरामिडल एक पिरामिड ऊपर बन रहा है एक नीचे बन रहा है, ठीक है? या इसको क्या बोल देते हैं हम? ऑक्टाहेड्रल भी बोल देते हैं। क्लियर है बेटा? चलिए भाई,
ये हो गया हमारे पास। अब आता है जहां से क्वेश्चन आना ही आना है हमारे पास, नोमेनक्लेचर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नोमेनक्लेचर किस तरीके से आपको करना है। तो जल्दी से देखेंगे बेटा हमारे पास कि नोमेनक्लेचर के लिए सबसे पहले हमें लिगेंड्स का नेम लिखना आना चाहिए। तो नेमिंग ऑफ लिगेंड्स, सबसे पहले क्या देखेंगे बेटा, लिगेंड्स का नेम आना चाहिए। तो अगर हमारे पास एनायनिक लिगेंड है तो उसके लिए सफिक्स क्या यूज करते हैं हम, ओ। अगर एनायनिक लिगेंड है तो सफिक्स क्या यूज करते हैं, ओ। देखो इधर टाइम कम है इसलिए पूरा लिखा हुआ है। एक्स माइनस है तो ये क्या आ गया, हेलाइडो, ओ लग गया ना, हेलाइड बोलते हैं वैसे क्या लग गया, ओ, हेलाइडो। जैसे फ्लोरीन है तो फ्लोराइडो, क्लोरीन क्लोराइडो, ब्रोमीन ब्रोमाइडो, आई माइनस आयोडाइडो। बट ये तभी लगेगा जब लिगेंड कैसा हो, एनायनिक मतलब नेगेटिव चार्ज हो। ठीक है, हाइड्राइडो, ऑक्साइडो, नाइट्राइडो, N3 माइनस एजाइडो। क्यों, क्योंकि N3H इधर लिख देता हूं मैं, ध्यान रखना। N3H क्या होता है हमारे पास, हाइड्रोजोइक एसिड होता है, हाइड्रोजोइक एसिड। ठीक है, तो ये N के ऊपर 3 माइनस चार्ज नहीं है, 3 N के ऊपर 1 है, तो एक H को हटाएंगे तो N3 माइनस एजाइड आयन बनता है, तो इसलिए क्या हो गया, एजाइडो। CN माइनस साइनाइडो, NC माइनस आइसोसाइनाइडो, ये एम्बिडेंटेंट है। OH माइनस हाइड्रोक्साइडो, NH2 माइनस एमाइडो। ध्यान रखना, NH2 माइनस एमाइडो, SCN माइनस, और ये दोनों भी हमारे पास क्या है, एम्बिडेंटेंट है। ग्लाइसिनेटो, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी अपन को। NO2 माइनस ONO, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी एम्बिडेंटेंट है। नाइट्राइटो और नाइट्राइटो N, नाइट्राइटो O, ऐसे लिखना पड़ेगा आपको। अगर डोनर एटम कौन है, N है, तो नाइट्राइटो N लिखेंगे। अगर डोनर एटम क्या है हमारे पास, O है, तो नाइट्राइटो O लिखेंगे। ये ऑक्सिलेट हो गया, एसिटेट हो गया। क्लियर है बेटा, तो इनमें तो कोई समस्या नहीं। तो एम्बिडेंटेंट में आपको बताना पड़ेगा कि डोनर एटम कौन है, डोनर एटम कौन नहीं है, जैसे इसमें लिख सकते हो आप। क्लियर है बेटा, चलिए भाई नेक्स्ट है अब हमारे पास कि अगर लिगेंड हमारा क्या हुआ, कैटायनिक लिगेंड हुआ, तो उस वाले केस में क्या करेंगे। तो अगर हमारे पास कैटायनिक लिगेंड होगा तो सफिक्स लगाएंगे हम EM। क्या लगाएंगे बेटा, EM। जैसे NO प्लस के लिए क्या लगाएंगे, नाइट्रोसोनियम या नाइट्रोसिलियम। बहुत कम आएगा बट अगर मान लो आ गया तो। NO2 प्लस के लिए नाइट्रोनियम आयन, तो बाद में क्या लगा हुआ है, EM। ये बहुत कम यूज में आएगा। हाँ, न्यूट्रल वाला बहुत यूज में आएगा। न्यूट्रल लिगेंड में कोई सफिक्स नहीं आएगा। न्यूट्रल मतलब नेम, देखो अगर नेगेटिव है तो O, पॉजिटिव है तो EM, और न्यूट्रल है तो कुछ नहीं। क्लियर है। H2O को बोलते हैं एक्वा, CO को बोलते हैं कार्बोनिल, PS3 को बोलते हैं फॉस्फाइन। बहुत ज्यादा यूज नहीं होगा, ये सबसे ज्यादा यूज होगा, और इसमें भी स्पेलिंग देखनी है आपको। NH3 एमाइन होता है, एमाइन नहीं होता है। क्या होता है, एमाइन। तो ध्यान रखना, जहां पर NH2 आता है और NH3 आता है तो वहां पर अलग अलग चीजें आएंगी। क्लियर है बेटा। NO नाइट्रोसिल, अगर न्यूट्रल आता है तो NO नाइट्रोसिल की फॉर्म में, और अगर प्लस में आता है तो नाइट्रोसिलियम आयन। क्लियर है। अब आते हैं हमारे पास रूल्स की, हम कंपाउंड का रूल कैसे, कंपाउंड को कैसे लिखेंगे। तो देखो कंपाउंड का नेम लिखना बहुत इजी है। जैसे आप मान लो सॉल्ट का नेम लिखते हो NaCl, तो क्या बोलते हो इसको, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्यों लिखा, क्योंकि Na+Cl-। तो सबसे पहले हमें लिखना है, किसका नेम लिखा मैंने, कैटायन का। तो यही काम करना है आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। सबसे पहले आपको देखना है कि कैटायन कौन है, एनायन कौन है। जो कैटायन है उसका नेम पहले आएगा और बाद में आएगा एनायन का। बात समझ में आ रही है बेटा। तो ये हो गया हमारे पास। तो अगर देखो फर्स्ट राइट कैटायन पार्ट, फर्स्ट किसका नेम लिखेंगे बेटा, कैटायनिक पार्ट का, देन लिखेंगे हम एनायोनिक का। क्लियर है। अब हमारे पास कैटायनिक और एनायनिक हो गया। अब जब हमारे पास इसमें आएगा कि अगर आयोनाइजेशन स्पेयर में जो कैटायन और एनायन होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं K4FeCN6, तो ये अगर है हमारे पास तो ये कैटायन हो गया। क्यों, क्योंकि अगर मैं इसको डिसोसिएट करूंगा तो इधर पता है हमें 4 प्लस आएगा, इधर कितना है 4 माइनस, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो ये। तो कितने पोटेशियम है, 4। तो जब किस में आ रहा है, आयोनाइजेशन स्पेयर में। तो अगर मेरे पास आयोनाइजेशन स्पेयर में कोई भी कैटायन आ रहा हो, कोई भी एनायन आ रहा हो, तो उसका नंबर नहीं लिखा जाता है कि कितने, मतलब टेट्रा पोटेशियम नहीं लिखूंगा मैं, ओनली क्या लिखूंगा, पोटेशियम। बात समझ में आ रही है। तो वही है कि जनरली नो रिक्वायरमेंट टू राइट नंबर ऑफ कैटायन और एनायन ऑफ किसके, आयनाइजेशन स्पेयर के। आयनाइजेशन स्पेयर में जरूरत नहीं है, बट हाँ अगर कोऑर्डिनेशन स्पेयर है तो हम बताएंगे कि भैया कितने लिगेंड है कितने नहीं है। बात समझ में आती है बेटा। चलिए भाई नेक्स्ट बात करते हैं। अब है हमारे पास कि कोऑर्डिनेशन स्पेयर का नेम कैसे लिखा जाएगा। तो कोऑर्डिनेशन स्पेयर में हमारे पास कौन कौन है, सेंट्रल मेटल एटम है M, और उसके बाद क्या है L, और ये क्या है X। बात समझ में आती है। तो ये सारी चीजें लिखी जाएंगे।
सेंट्रल मेटल देखो, फर्स्ट राइट नेम ऑफ लिगेंड, सबसे पहले किसका नेम लिखा जाएगा, लिगेंड्स का, ठीक है। लिगेंड का नेम कैसे लिखेंगे वो मैंने आपको बता दिया है कि एनायनिक लिगेंड हो तो कैसे लिखना है, कैटायनिक हो तो कैसे लिखना है, न्यूट्रल हो तो कैसे लिखना है, वो बात अभी हो गई है। बट हाँ, अगर एक से ज्यादा हो कि मतलब H2O 2 आ गए, H2O 3 आ गए, साइनाइड 2 आ गए, साइनाइड 3 आ गए, उसके लिए क्या करना है, तो उसके लिए आपको लिगेंड में नंबर लिखना जरूरी है। तो 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा, इस तरीके से आपको लिखने होंगे। किसके लिए, लिगेंड्स का नंबर लिखना होगा। तो फर्स्ट राइट नेम ऑफ लिगेंड्स अकॉर्डिंग टू देयर नेचर, मतलब नेगेटिव, पॉजिटिव और न्यूट्रल, इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर विद देयर नंबर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना जाएगा, मतलब अगर मेरे पास H2O आ गया, जैसे मान लो मेरे पास क्या आ गया H2O और दूसरा क्या आ गया NH3, ये दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है। H2O को क्या बोलते हैं हम, एक्वा, क्या बोलते हैं बेटा, एक्वा। तो जो अल्फाबेट लेना है ना वो इनके नेम का लेना, इधर से मत ले लेना कि सर H और N, इधर से अल्फाबेट लेके खुश हो, है ना। और ये क्या हमारे पास एमाइन, ये आ गया बेटा। तो अब हमारे पास पहले किसका आएगा, ए दोनों का सेम है, उसके बाद एम, तो मतलब इसका नेम पहले लिखेंगे बाद में ये जो नंबर है ना, ये डाई ट्राई टेट्रा, ये अल्फाबेट में काउंट नहीं होते, इधर ध्यान देना है आपको, बात समझ में आ गई। अगर मान लो किसी के कोई लिगेंड ऐसा है उसी के नेम में डाई ट्राई टेट्रा रहे, जैसे ईएन आ गया हमारे पास, ईएन का क्या नेम होता है, इथाइलिन डाई एमाइन, तो उसी में डाई आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उसके लिए हम डाई वर्ड यूज नहीं कर सकते, तो उनके लिए क्या है, 2 के लिए बिस, 3 के लिए ट्रिस, 4 के लिए टेट्राकिस, 5 के लिए पेंटाकिस, इस तरीके से लिखना है। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं। ये तो आ गया हमारे पास लिगेंड का। अब आता है सेंट्रल मेटल एटम। तो सेंट्रल मेटल एटम के साथ क्या करेंगे, नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम कैसे लिखेंगे, देखो भाई, इफ सेंट्रल एटम इज इन कैटायनिक और न्यूट्रल पार्ट, तो सिंपल लिख देंगे, नेम जैसा है वैसा ही लिखेंगे, कुछ नहीं करना। जैसे आयरन है, आयरन लिख दिया, कोबाल्ट है, कोबाल्ट लिख दिया, कॉपर है, कॉपर लिख दिया, जिंक है, जिंक लिख दिया। क्लियर है। बोले कि सर ये कैसे पता चलेगा कैटायन में है या न्यूट्रल पार्ट में है, तो वो इधर से पता चलेगा। जैसे हमने इधर मान लो कि क्या किया, ये किया, तो हमारे पास ये जो कोऑर्डिनेशन इस पर है कौन से पार्ट में आ रहा है, एनायनिक पार्ट में, क्योंकि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो एनायनिक पार्ट में, तो एनायनिक पार्ट में इसका मतलब जो सेंट्रल मेटल एटम है उसके नेम को हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा। मॉडिफाई के लिए क्या करते हैं हम, सफिक्स लगाते हैं 8, क्या लगाते हैं 8, तो ये आएगा हमारे पास कि अगर न्यूट्रल मतलब नेगेटिव उसमें आ रहा है, इफ सेंट्रल मेटल एटम या आयन इज इन एनायनिक पार्ट देन वी यूज 8 एज सफिक्स, तो क्या करेंगे 8 लगाएंगे सफिक्स के लिए। अब जनरली तो हम वैसे लिखते हैं, बट कुछ एक एटम है जिनके लिए नेम चेंज हो जाता है, ठीक है। जैसे कोबाल्ट है तो कोबाल्ट के लिए कोबाल्टेट बोलेंगे, कोबाल्ट है तो कोबाल्ट के लिए क्या लिख देंगे हम, कोबाल्टेट। तो इसमें हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, बट कुछ एक एटम है जिनके लिए अलग लिखना होता है। तो जैसे एजी है, तो अगर कैटायनिक या न्यूट्रल पार्ट में आ रहा है तो हम इसको सिल्वर ही बोलेंगे, बट अगर एनायनिक में आ रहा है तो सिल्वरेट नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अर्जेंटेट। सिमिलरली गोल्ड के लिए इधर गोल्ड ही आएगा, बट अगर इधर आ गया तो ओरेट, पीबी लेड प्लम्बेट, एसएन टिन स्टेनेट, एफई आयरन फेरेट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है जिनको याद रखेंगे, ठीक है। इन लास्ट ये हो गया हमारे पास। उसके बाद लास्ट में क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम इन रोमन नंबर, किसमें लिखना पड़ेगा बेटा, रोमन नंबर में लिखना पड़ेगा, ब्रैकेट में। मतलब जैसे अगर किसी का ऑक्सीडेशन नंबर सेकंड है तो हम ऐसे लिखेंगे, बात समझ में आती है, क्लियर है बेटा। तो इस तरीके से लिखना है। अब हम देख लेते हैं, एग्जाम्पल से समझाता हूं मैं आपको। ये हमारे पास CrNH3 का होल थ्राइस H2O होल थ्राइस Cl3। तो सबसे पहला काम ये है कि देखो मैंने आपको क्या बोला था कि जो जनरल टर्म्स हमने पढ़ी है उनका यूज होगा ही होगा। इधर क्या फाइंड करना है हमें, ऑक्सीडेशन नंबर, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है। तो जब तक आप ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड नहीं करोगे तो नहीं लिख सकते। तो पहला काम यही रहेगा, स्टेप 1 में आप यही फाइंड करो कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, लिख देना है। तो ये कितना आएगा हमारे पास, x प्लस NH3 के ऊपर 4 0 इंटू 3 प्लस H2O के ऊपर 0 इंटू 3 प्लस क्लोरीन के ऊपर -1, कितने क्लोरीन 3, टोटल चार्ज 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 3। तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया 3। अब हमारे पास सबसे पहले देखना है कि कैटायनिक पार्ट कौन सा है, एनायनिक कौन सा है। तो क्लोराइड के ऊपर तो नेगेटिव चार्ज ही होता है, इसका मतलब ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। तो पहले किसका मतलब, मैंने प्लस माइनस लिखा है बस, ऐसा नहीं कि इधर -3 इधर +3 आएगा, वो मेरे को भी पता है आपको भी पता है, ठीक है। अब हमारे पास आ गया कि सर ये कैटायन पार्ट हो गया, ये एनायन हो गया। तो सबसे पहले हम इसका नेम लिखेंगे, ये है कोऑर्डिनेशन स्पेयर।
कोऑर्डिनेशन स्फीयर में हमारे पास लिगेंड होते हैं और सेंट्रल मेटल एटम होता है, बट सबसे पहले हम लिगेंड को लिखते हैं किसके अकॉर्डिंग, अल्फाबेटिकल। NH3 एमाइन H2O एक्वा, पहले कौन आएगा, एमाइन। देखो अभी बताया था मैंने, कहां गया, ये रहा, ये पहले आएगा ना, तो सबसे पहले हम लिखेंगे एमाइन। तो एमाइन के लिए क्या लिखना है हमें, कितने एमाइन है, 3, तो ये आ गया ट्राई एमाइन। उसके बाद H2O कितने हैं, 3, तो ये आ गया ट्राई एक्वा। सही है। अब आएगा सेंट्रल मेटल एटम, किस में आ रहा है, कैटायनिक में, तो सिंपली लिखेंगे क्रोमियम। अब क्या लिखेंगे, इसका ऑक्सीडेशन नंबर रोमन नंबर में कैसे लिखते हैं, कितना है 3, तो ये आ गया 3rd। और उसके बाद क्लोराइड कितने, 3, तो ट्राई क्लोराइड लिखना है क्या, नहीं सर, एनायनिक में हमें नंबर नहीं लिखना होता, नॉर्मली क्या लिखेंगे हम, क्लोराइड। बात समझ में आती है या नहीं आती, तो ये आ गया हमारे पास इसका नेम। क्लियर है बेटा। तो क्या करना है, सबसे पहले कैटायन ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करो, देन आप क्या करो, क्योंकि देखो सब्जेक्टिव पेपर होने वाला है, पार्शियल मार्किंग होगी, तो अगर आप स्टेप वाइज करोगे तो फायदा है। ऑक्सीडेशन नंबर सही निकाला, कुछ मार्क्स तो मिलेंगे, बात समझ में आई। उसके बाद क्या करना है आपको, कैटायन और एनायन वाला किया, तो कैटायन का पहले नेम लिखना है, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैटायन में आ रहा था, इसलिए मैंने उसका नेम लिखा है। अब इसमें भी लिगेंड्स किसके अकॉर्डिंग, अल्फाबेटिकल, तो एमाइन पहले आ रहा था, तो ट्राई एमाइन, ट्राई एक्वा, क्रोमियम 3rd। क्रोमेट क्यों नहीं लगाया सर, क्रोमेट इसलिए नहीं लगाया बेटा क्योंकि ये कैटायन में आ रहा है, तो कैटायन या न्यूट्रल में आता है तो 8 नहीं लगाते हैं, नॉर्मल नेम लिखते हैं। क्लियर है, ये आ गया। नेक्स्ट अब बेटा आप ट्राई करोगे क्या, ये करो जल्दी से। ठीक है, तो करो भाई जल्दी से, क्या हुआ इसमें हमारे पास, देखो सबसे पहले इसमें कैटायन एनायन वाला तो कोई सीन है ही नहीं, कि एक ही हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्पेयर है, ठीक है, तो इसका मतलब ये न्यूट्रल होगा। अब अगर मैं इसमें बात करूंगी सर, सबसे पहला काम ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना, तो ऑक्सीडेशन नंबर देखते हैं, PTX प्लस NH3 0 प्लस ब्रोमीन के ऊपर -1 × 1 प्लस क्लोरीन के ऊपर -1 × 1 प्लस CH3NH2 कैसा है, न्यूट्रल, 0 × 1। टोटल चार्ज कितना हो बेटा हमारे पास, टोटल चार्ज दे रखा है सर 0, तो इधर से अगर मैं सॉल्व करूंगा तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -1 ये आ गया +2, कितना आ गया बेटा, +2, तो ऑक्सीडेशन नंबर 2 हो गया। अब हमें लिखना है सबसे पहले लिगेंड्स का नेम, तो लिगेंड हमारे पास NH3 है, Br है, Cl है, और क्या है, CH3NH2 है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आएगा, NH3 का ही आएगा, अल्फाबेटिकली ऑर्डर, तो ये आ गया हमारे पास एमाइन। उसके बाद ब्रोमाइडो, क्लोराइडो, मिथेन एमाइन, को ब्रैकेट में लिख सकते हो, और उसके बाद रोमन नंबर में ऑक्सीडेशन नंबर कितना है बेटा, 2nd, क्या आ गया हमारे पास, अच्छा सॉरी, प्लेटिनम 2nd, न्यूट्रल है बेटा, तो इसलिए क्या आ गया प्लेटिनम, और क्या आ गया हमारे पास। क्लियर है, तो इस तरीके से आप कोई भी कंपाउंड हो सभी का नेम लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। क्लियर है बेटा, लिख के देख लेना एक बार, कोई में भी इश्यू आए तो पूछ सकते हो आप, ठीक है। चलिए, अब ये तो हो गया हमारे पास कि नेम कैसे लिखना है। अब आपके पास क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि आपको नेम दे दिया और उससे आपको फॉर्मूला बनाना है, नेम दे दिया और क्या बनाना हो, फॉर्मूला, तो उसके लिए क्या करना है, सेंट्रल एटम इज लिस्टेड फर्स्ट, सबसे पहले सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल आयन है उसको सबसे पहले लिखेंगे हम, क्योंकि वो नेम से पता लग ही जाएगा। द लिगेंड्स आर देन लिस्टेड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिगेंड्स को मतलब सेंट्रल मेटल एटम लिख दिया, उसके बाद जो लिगेंड्स है उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख देंगे, ठीक है। द प्लेसमेंट ऑफ लिगेंड्स इन द लिस्ट डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स चार्ज, चार्ज के बेसिस पर नहीं आएगा, ऐसा नहीं कि पहले पॉजिटिव फिर न्यूट्रल फिर नेगेटिव, नहीं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग आपको लिखना है। पॉलीडेंटेड लिगेंड्स आर आल्सो लिस्टेड अल्फाबेटिकली, पॉलीडेंटेड लिगेंड को भी अल्फाबेटिकली लिखना है। इन केस ऑफ एब्रिविएटेड लिगेंड्स द फर्स्ट लेटर ऑफ द abbreviation is used to determine the position of the ligands in the alphabetical order, ठीक है, मतलब फर्स्ट लेटर यूज करना है हमें। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा, इसमें क्या दे रखा है कि द फॉर्मूला ऑफ द एंटायर कोऑर्डिनेशन एंटिटी, जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है उसका जो फॉर्मूला है वेदर चार्ज और नॉट इज इंक्लोज इन स्क्वायर ब्रैकेट, तो जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है वो हमें पता है कि किसमें आता है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही आता है,
तो चाहे उसके ऊपर चार्ज हो या नहीं हो उसको स्क्वायर ब्रैकेट में ही लिखना है। देयर शुड बी नो स्पेस बिटवीन द लिगेंड्स एंड द मेटल विद इन ए कोऑर्डिनेशन स्पेयर। कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए, सबको साथ साथ ही रखना है, अलग हमें नहीं करना है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्या दे रखा है हमारे पास, when the formula of a charge coordination entity is to be written without that of the counter ion। जब काउंटर आयन के बगैर अगर लिख रहे हो, काउंटर आयन नहीं दे रखा हो, the charge is indicated outside the square bracket as a right superscript with the number before the sign। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि हम ऐसा लिखते हैं, a ये आ गया m l x, ये प्लस माइनस n, ये b। तो जब अगर ये काउंटर आयन नहीं दे रखे तो प्लस माइनस n इस तरीके से लिखना है हमें चार्ज, ये अपन ने बता रखा है। द चार्ज ऑफ द कैटायन इज बैलेंस्ड बाय द चार्ज ऑफ द एनायंस। ठीक है, कैटायन एनायन चार्ज बैलेंस हो जाएगा, उसका कोई इशू नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं हम इसके। तो इसमें अगर हम क्वेश्चन देखें तो हमारे पास ये दे रखा है, देखो बेटा काफी सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा देता हूं मैं। पहला सॉल्यूशन देखते हैं, सबसे पहले फर्स्ट क्या दे रखा है हमारे पास, टेट्रा एमाइन एक्वा क्लोराइडो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। तो सबसे पहले हम क्या करना है, कोबाल्ट। तो सबसे पहले हमने लिखा कोबाल्ट। उसके बाद अल्फाबेटिकली ऑर्डर में क्या लिखने लिगेंड्स, तो टेट्रा एमाइन, कितने एमाइन है 4, ये आ गया हमारे पास कोबाल्ट। NH3 कितने आ गए बेटा 4, ये आ गए NH4। उसके बाद क्या दे रखा है एक्वा, एक्वा मतलब H2O। ठीक है, उसके बाद क्या दे रखा है क्लोराइडो, कितने हैं, एक ही है। ठीक है, ये आ गया हमारे पास, ये आ गया कोऑर्डिनेशन स्पेयर। इसके बाद क्या दे रखा है हमारे पास क्लोराइड, ये आ गया Cl। अब प्रॉब्लम ये है कि मुझे ये नहीं पता कि ये क्लोराइड कितने हैं, तो अगर नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं, N रख दो। अब क्या करना है, जो उसने लास्ट लाइन बोली थी कि कैटायन का चार्ज किससे बैलेंस होगा, एनायन से, तो बस अब वो काम करना है आपको। तो क्या करोगे, देखो इसका चार्ज दे रखा है हमारे पास 3, तो इधर रखो 3 प्लस 0 प्लस 0 प्लस क्लोरीन का कितना होता है -1 प्लस -1 इंटू कितना n इज इक्वल टू 0। तो इधर से देखो हमारे पास कितना आ रहा है, n की वैल्यू आएगी बेटा, n की वैल्यू 2 आ रही है क्या, बिल्कुल n की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास 2। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो स्पीसीज बनेगी वो कौन सी बन जाएगी, ये बन जाएगी हमारे पास CO, देन NH3 4, ये आ गया हमारे पास H2O, देन आ गया हमारे पास Cl, और इधर आ गया हमारे पास C। क्लियर है। तो बस आपको जो ऑक्सीडेशन नंबर दे रखा है वो आपको जो काउंटर आयन है उसका नंबर बताने के लिए गिवन होता है। क्लियर है, तो इस तरीके से कर सकते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास पोटेशियम टेट्रा, ये बी और करा देता हूं, सब नहीं कर पाएंगे बेटा हम। ठीक है, ये ए हो गया, देन हम बी देखते हैं। बी में क्या होगा हमारे पास, पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्साइडो जिंकेट। तो सबसे पहले क्या दे रखा है जिंक, तो ये आ गया हमारे पास जिंक। उसके बाद ये तो पोटेशियम, ये तो क्या हो गया कैटायन, ये हमारे पास क्या है कोऑर्डिनेशन स्पेयर। तो इसमें हमारे पास हाइड्रोक्साइडो कितने 4, ये आ गया OH कितने 4। क्लियर है, और इसके बाद ये लग गया हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट, पोटेशियम है, ये आ गया पहले। अब ये कितना लगा दिया N, क्योंकि मुझे नहीं पता कितने हैं, N की वैल्यू कहाँ से फाइंड करोगे, ऑक्सीडेशन नंबर की हेल्प से। तो पोटेशियम के ऊपर चार्ज कितना 1 इंटू N प्लस जिंक का चार्ज कितना दे रखा है उसने सेकंड, तो ये आ गया हमारे पास सेकंड। सेकंड के लिए क्या करेंगे बेटा 2, सेकंड के लिए क्या कर दिया 2 इंटू 1 प्लस OH के ऊपर -1 कितने 4 इज इक्वल टू 0। तो x की n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, n की वैल्यू आ गई 2। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो बन जाएगा K2ZnOH, ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया। क्लियर है बेटा, K2ZnOH4। क्लियर है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को कर सकते हो। अब मैं बाकी के ये हटा रहा हूं क्योंकि ये हम कर नहीं पाएंगे। ठीक है, एनसीईआरटी के ही है बेटा, ये एक भी बार का नहीं है, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जो भी डाउट आए वो पूछ लेना, आपको बता दिया जाएगा। क्लियर है, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से मैं फिर से बता रहा हूं आपको, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंपाउंड का नेम लिखना और नेम दिया हो उससे हमारे पास वापस से कंपाउंड लिखना, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इधर से क्वेश्चन आना ही आना है,
मिनिमम 1 मार्क्स का, अदरवाइज 2 का ही आएगा, 1 का नहीं आएगा। कितने का आएगा? 2 का ही आएगा, 1 का तो नहीं आएगा बेटा। क्लियर है? तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से आनी चाहिए। क्लियर है? चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट बेटा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में नेम कैसे लिखना है ये पता लग गया। अब इनमें बॉन्डिंग किस किस तरीके से होती है तो अलग भाई, स्टार्टिंग में हमें जब ये पता लगा कि हाँ ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, तो नए नए साइंटिस्ट आए, उन्होंने अलग अलग थ्योरीज दी कि हाँ भाई ऐसे बॉन्डिंग होती है, ऐसे बॉन्डिंग होती है, ऐसे बॉन्डिंग होती है। तो वो सारी चीजें हम अब पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट आए थे वो आए थे हमारे वर्नर भाई साहब। कौन आए थे? वर्नर्स। सबसे पहले बात करेंगे हम वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी। क्या दे रखा है इसके अकॉर्डिंग? क्या बोल रखा है उसने कि मेटल कैटायन इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैज 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसी। तो मेटल कैटायन उसकी 2 टाइप की वैलेंसी होती है, एक है प्राइमरी, दूसरी है सेकेंडरी। प्राइमरी वैलेंसी को हम अभी क्या बोल देते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर। और सेकेंडरी वैलेंसी को क्या बोल देते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर। क्लियर है? प्राइमरी वैलेंसी इज आयोनाइजेबल, प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर आयोनाइजेबल होती है। वेरेज कोऑर्डिनेशन नंबर कोऑर्डिनेशन स्पेयर में होता है तो वो क्या रहेगी? नॉन आयनाइजेबल, तो वो आयनाइजेबल नहीं होती है। क्लियर है? एवरी मेटल कैटायन इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैज इट्स फिक्स सेकेंडरी, इट्स फिक्स सेकेंडरी वैलेंसी। जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो फिक्स रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। क्लियर है भाई? नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास? प्राइमरी वैलेंसी इज सेटिस्फाइड, प्राइमरी वैलेंसी इज सेटिस्फाइड बाई नेगेटिव चार्ज। ठीक है? और जो सेकेंडरी वैलेंसी रहेगी वो किससे होगी बेटा? वो नेगेटिव से भी हो सकती है और न्यूट्रल से भी हो सकती है, क्योंकि वो कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो लिगेंड हमारा नेगेटिव भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। उस टाइम तक पॉजिटिव लिगेंड्स के बारे में बात नहीं हुई थी, इसलिए उसने वो बात नहीं बोली है। प्राइमरी वैलेंसी हैज इट्स नॉन डायरेक्शनल कैरेक्टर। नॉन डायरेक्शनल क्यों है? क्योंकि आयनाइजेबल है, तो आयोनिक, आयोनिक बॉन्ड रहेगा। और आयोनिक बॉन्ड कैसे होते हैं हमारे पास? आयोनिक बॉन्ड होते हैं बेटा नॉन डायरेक्शनल, क्योंकि वो तो अट्रैक्शन है। वो क्या है बेटा? अट्रैक्शन है। तो इसलिए नॉन आयनाइजेबल, ये जो आयनिक बॉन्ड होते हैं, मतलब जो प्राइमरी वैलेंसी है कौन सी है? वो क्या होती है? नॉन डायरेक्शनल। बट अगर मैं सेकेंडरी वैलेंसी की बात करूंगा तो वो किसकी बात कर रहा है? कोऑर्डिनेशन नंबर, जो कि लिगेंड्स बनाते, तो वो तो डायरेक्शनल है। क्यों? क्योंकि लिगेंड इलेक्ट्रॉन देगा किसको? सेंट्रल मेटल एटम या आयन को। तो अब हमारे पास दे रखा है इधर, तो अब अगर मान लो कि ऐसा कुछ दे रखा है तो इससे हम पता लगाते हैं कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स कैसा है। COCl3.6NH3 AgNO3, ये सारी चीजें एक्वस में है। तो जब इसके साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास कितना मिलता है बेटा? 3 मोल AgCl की पीपीटी मिलती है। कितनी मिलती है बेटा? 3 मोल AgCl की पीपीटी। इधर कितनी मिलती है? 2 मोल AgCl पीपीटी। इधर 1 मोल AgCl पीपीटी। और इधर 0 मोल AgCl पीपीटी। क्लियर है? ये मिल रहा है। अब इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये है कि अब देखो हमारे पास ये है, तो उसने बोल रखा है कि जो प्राइमरी वैलेंसी है वही हमारे पास आयोनाइज है। आयोनाइजेबल कौन सी है? प्राइमरी वैलेंसी। तो जो हमारे पास इधर ये अब Cl माइनस है और NH3 है, तो ये है जो हमारे पास सेकेंडरी और प्राइमरी वैलेंसी में से कोई ना कोई होगा। तो अगर मेरे पास 3 क्लोरीन है और 3 के 3 इसमें AgCl में प्रेसिपिटेट हो गए, इसका मतलब क्या है? कि ये प्राइमरी वैलेंसी वाले हैं। ये क्लोरीन क्या है? प्राइमरी वैलेंसी के। तो 3 मोल बन रहे हैं, मतलब 3। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब ये है कि जब आप इनको कंपाउंड को लिखोगे तो कैसे लिखोगे? CONH3 कितने आएंगे बेटा हमारे पास? 6। और Cl तीनों कितना आएंगे बाहर? बाहर क्यों आए तीनों? क्योंकि इधर 3 मोल मिल रहा है, यही आयोनाइज हो सकता है। जो आयोनाइज होगा वही Ag प्लस के साथ रिएक्ट करेगा और AgX का पीपीटी, मतलब AgCl का पीपीटी बन जाएगा। इधर कितने मिल रहे हैं? 2। इसका मतलब यह है कि कोऑर्डिनेशन स्पेयर में एक क्लोरीन होगा और बाकी कहाँ होंगे? बाहर। ये आ गया Cl2। क्लियर है बेटा? इधर अगर हम देखेंगे तो इसमें हमारे पास कितना मिल रहा है? 1। तो एक ही बाहर होगा, तो ये आ गया CnH3। और ये आ गया C। और इसका मतलब ये है कि एक भी Cl बाहर नहीं। बात समझ में आती है या नहीं आती? देख लो बेटा, 3 Cl 3 NH3, तीनों के तीनों कहाँ हैं? कोऑर्डिनेशन स्पेयर में। क्लियर है? तो ये इसने बताया था। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि हमारे पास कौन सा कंपाउंड है जो मतलब कौन सा आयन है कोऑर्डिनेशन स्पेयर में, कौन सा आयन है जो किसमें बेटा? आयनाइजेशन स्पेयर में। इसके ऊपर PYQ में एक क्वेश्चन आया हुआ है, मैं आपको करा देता हूं। देखो अभी करते हैं हम।
IQ का क्वेश्चन है, ये आ गया। ये 2014 का क्वेश्चन है शायद। कब का है बेटा? 2014। देखो क्या दे रखा है हमारे पास, व्हेन ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड CrCl3.6NH3 इज मिक्स्ड विद AgNO3, 3 moles ऑफ AgCl आर प्रेसिपिटेटेड पर मोल ऑफ द कंपाउंड। कितने मिल रहे हैं मेरे को? 3 मोल। वो बोल रखा है कि जब इनकी रिएक्शन करा रहे हैं तो 3 मोल किसके मिल रहे हैं मेरे को? AgCl के प्रेसिपिटेट के मिल रहे हैं। 3 मोल AgCl के मिल रहे हैं पर मोल में, मतलब 3 क्लोरीन है वो आयोनाइज हो रहे हैं। कितने क्लोरीन हो रहे हैं? 3 मोल आयोनाइज। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो कंपाउंड दे रखा है इसमें कितने क्लोरीन है? 3। और 3 के 3 कहाँ रहने वाले? बाहर। तो इसका मतलब इसकी जो स्ट्रक्चर रहेगी वो ऐसे रहेगी, CrH3 आ गया हमारे पास 6 और Cl कहाँ गया? बाहर। तो पहले क्वेश्चन का जवाब तो ये हो गया, स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ द कॉम्प्लेक्स ये हो गया। अब दूसरा क्या बोल रखा है उसने? IUPAC नेम लिखना है। तो IUPAC नेम तो बहुत ईजी है, क्या लिखोगे? हेक्सा एमाइन। ये कैटायन में आ रहा है तो कोबाल्ट क्रोमियम ही आएगा, क्रोमियम। ऑक्सीडेशन नंबर आप फाइंड कर लेना, 3rd आएगा। और ये आ गया क्लोर। यहाँ क्लोराइड लिखना, क्लोराइडो मत लिखना, क्योंकि क्लोराइडो हम तब लिखते हैं जब हमारे पास क्या हो बेटा? लिगेंड हो, वो तब वो लगाते हैं ना, अभी लिगेंड थोड़ी क्लोरीन। क्लियर है बेटा? चलिए भाई, नेक्स्ट आता है हमारे पास VBT। अब किसके बारे में बात करेंगे बेटा? VBT के बारे में बात करेंगे। तो VBT क्या बोलता है हमारे पास? VBT बोलता है कि वैलेंस बॉन्ड, ये तो हो गया किसके बारे में हमारे पास? वर्नर ने ये बताया। अब आता है हमारे पास वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जो किसने दी थी? पॉलिंग ने। ये साइंटिस्ट का नेम है जिसने VBT दी थी, ठीक है। अब ये क्या बोलता है हमारे पास? ये बोलता है कि सबसे पहला पॉइंट ये है कि देयर आर अट्रैक्शन बिटवीन मेटल एंड लिगेंड, ठीक है। तो जो मेटल और लिगेंड है उसमें हमारे पास जो सेंट्रल मेटल एटम है वो क्या करेगा? लिगेंड को अट्रैक्ट करता है। लिगेंड को अट्रैक्ट करता है, इसका मतलब ये नहीं बोल रहा कि ये प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है, वो नहीं बोल रहा, बट ये बोल रहा है कि क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट, जो मेटल है वो क्या करेगा? लिगेंड को अट्रैक्ट करेगा। और लिगेंड को अट्रैक्ट करने के बाद में क्या होगा कि इसके जो वैकेंट ऑर्बिटल है, किसके? सेंट्रल मेटल एटम या आयन के, सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन के जो वैकेंट ऑर्बिटल है वो लिगेंड के लोन पेयर है, वो दोनों क्या करते हैं? ओवरलैप क्या करेंगे? क्या करेंगे बेटा? ओवरलैप करेंगे। तो कैसे ओवरलैप करते हैं वो बात भी देखते हैं। तो सेंट्रल मेटल एटम और आयन अट्रैक्ट्स लिगेंड्स, लिगेंड प्रोवाइड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। लिगेंड क्या प्रोवाइड करते हैं बेटा? ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेंगे टू सेंट्रल मेटल एटम और आयन, एंड दे प्रोवाइड वैकेंट ऑर्बिटल फॉर दीज लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ गई? अब होगा क्या कि ये जो मैं बोल रहा हूं कि वैकेंट ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे, कब करेंगे? सबसे पहले ये इंटरमिक्स होंगे। जितने वैकेंट ऑर्बिटल है जो मतलब स्पेस प्रोवाइड कर रहे हैं लोन पेयर को लिगेंड के, तो वो क्या करेंगे? इंटरमिक्स करेंगे। तो क्या दे रखा है हमारे पास कि प्योर वैकेंट ऑर्बिटल, प्योर वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ CMA और आयन इक्वेट देयर एनर्जीज, किससे? बाय इंटरमिक्सिंग ऑफ देयर ऑर्बिटल्स, दिस इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। ये क्या है हमारे पास? हाइब्रिडाइजेशन। तो जो प्योर मेटल के प्योर ऑर्बिटल है वो सबसे पहले अपनी एनर्जी इक्वेट करते हैं, किससे? इंटरमिक्सिंग से। और इसी इंटरमिक्सिंग को हम क्या बोलते हैं बेटा? हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब ये जो लिगेंड्स फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड बाय ओवरलैपिंग विद एन एम्प्टी हाइब्रिड ऑर्बिटल। ध्यान रखना किसके साथ होता है बेटा? हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ही ओवरलैपिंग होगी। क्लियर है? तो उसने बोल भी रखा है कि इधर जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो किसके थ्रू होगा? ओवरलैपिंग के थ्रू होगा, ठीक है। और उसके बाद रखा है टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, ये सारी चीजें डिपेंड करेंगी कि नेचर ऑफ लिगेंड कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ये है हमारे पास स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसमें मैं लिख देता हूं नॉट गिवन बाय VBT। ये इसकी ड्रॉबैक है VBT का। ये जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है VBT ने नहीं दी थी। ये मैं इधर इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि हमें हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करने के लिए यूज करना है। बात समझ में आ रहा है? ये VBT ने नहीं दिया था, VBT ने नहीं दिया था। ये CFT देता है इसको, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जो कि हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, लास्ट टॉपिक भी होगा हमारा, उसने इसको दिया था। बात समझ में आ रही है? तो VBT ने ये नहीं दिया था, ड्रॉबैक है, मैंने इसलिए लिख भी दिया है आपको, नॉट गिवन बाय VBT। क्लियर है? तो ये हमारे पास सीरीज दे रखी है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये लिगेंड्स है, सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ये होता है, ये स्ट्रेंथ है। तो ये SFL है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और ये क्या है?
WFL वीक फील्ड लिगेंड। ठीक है, अब याद तो कर नहीं सकते क्योंकि ये वीक फील्ड है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है, अभी बीच में कौन स्ट्रॉन्ग आएगा कौन वीक आएगा। तो उसके लिए सिंपल सा टर्म है हमारे पास, ये बहुत इजी है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। वीक फील्ड लिगेंड क्या होगा, अगर हमारे पास डोनर एटम हेलोजन या फिर ऑक्सीजन है तो वो होगा हमारे पास वीक फील्ड लिगेंड, और अगर कार्बन या नाइट्रोजन डोनर एटम होता है तो हमारे पास क्या रहेगा बेटा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अब जैसे CN- है स्ट्रॉन्ग, क्योंकि कार्बन या नाइट्रोजन ही होगा, इधर ये स्ट्रॉन्ग। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं इधर, मान लो कि जैसे C2O4 ऑक्सीजन है तो ये क्या हो गया, वीक फील्ड लिगेंड। सारे के सारे हेलोजन क्या हो गए हमारे पास, वीक फील्ड लिगेंड। बात समझ में आती है बेटा, क्लियर है। इथाइलिन डाइएमाइन में नाइट्रोजन होता है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन को कैसे करना है, तो उससे पहले पोस्टुलेट्स देख लेते हैं VBT के। तो इसने क्या बोला, पोस्टुलेट देखो, जब ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आएगा, WFL अगर आता है हमारे पास वीक फील्ड लिगेंड रहेगा तो वो कॉन्फ़िगरेशन को सेंट्रल मेटल एटम या आयन का जो कॉन्फ़िगरेशन है उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। ठीक है, बट अगर हमारे पास SFL हुआ, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, सारी चीजें लिख के लाए बेटा कि अगर मान लो जिसने पहले बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हो तो सारी चीजें उसको यहां से समझ में आ जाएंगी। मैं हर एक पॉइंट बताऊंगा अभी। ठीक है, SFL क्या है, मेक पॉसिबल पेयर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रहेगा तो हमारे पास अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पॉसिबल पेयरिंग करेगा। ये क्या करेगा, पॉसिबल पेयरिंग। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, वो स्ट्रॉन्ग है तो क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन अलग अलग पड़े उनको इकट्ठे कर देगा, मतलब पेयरिंग कर देगा। क्लियर है, तो मेक पॉसिबल पेयर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन CMA और आयन इफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैज जीरो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कितने, जीरो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स होगा वो कैसा होगा बेटा, हमारे पास डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक क्या होता है, जो रिपेल होता है मैग्नेटिक फील्ड से। अगर कॉम्प्लेक्स में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाता है, एटलीस्ट वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो जो कॉम्प्लेक्स होगा वो पैरामैग्नेटिक होगा। कैसा होगा बेटा, पैरामैग्नेटिक, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करता है। अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो इसका फॉर्मूला ये है √n × n+2। बोहर मैग्नेटॉन, n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। याद रखना पेयरिंग कब नहीं करनी है, जब WFL हो तो पेयरिंग नहीं होगी, अगर SFL दे रखा है तो ही पेयरिंग करेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, व्हेन इनर सेल d ऑर्बिटल्स, जनरली 3D वाले अगर इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं तो ऑर्बिटल यूज होंगे तो उनको हम बोलते हैं बेटा देन इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या फिर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स या स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। क्लियर है। और अगर आउटर सेल ऑर्बिटल, आउटर सेल d ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, आउटर यूज हो रहे हैं मतलब आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या फिर हाइयर स्पिन कॉम्प्लेक्स या फिर स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स। मैं समझा देता हूं, जैसे मान लो मेरे पास अगर कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 6। अब इसमें हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज रहेंगी, अभी हम आगे भी पढ़ने वाले हैं बट इधर बता देता हूं कौन कौन सी। एक तो रहेगी हमारे पास D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन की, एक रहेगा हमारे पास sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर है बेटा। अब अगर D2sp3 की बात करूं तो ये D जो है, पहले अगर D यूज हो रहा है मतलब 3D वाले हैं ये। अगर D पहले यूज हो गए मतलब कौन सा है ये 3D है, और अगर D बाद में हो रहा है मतलब ये 4D है। तो ये कौन सा हो गया हमारे पास, इनर ऑर्बिटल, और ये कौन सा हो गया हमारे पास, आउटर ऑर्बिटल। क्लियर है बेटा। चलिए भाई, अब हम देख लेते हैं हमारे पास कौन कौन सा कोऑर्डिनेशन नंबर पर कौन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है। तो देखो हमारे पास जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास ये दो और ये दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो सकता है, dsp2 हो सकता है, sp3 और dsp2 हो सकते हैं दोनों। क्लियर है बेटा। और इसमें आपको ये इसकी जरूरत नहीं है, और कहीं तो नहीं है ना, नहीं, हाँ भाई ये आ गया हमारे पास। क्लियर है। sp3 dsp2 दोनों हो सकता है। अगर sp3 होगा ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, अगर dsp2 होगा तो स्क्वायर प्लेनर। क्लियर है बेटा। और उसके बाद अगर हम बात करें बॉन्ड एंगल की तो ये 109 डिग्री 28 मिनट, इधर 90 डिग्री और 180 डिग्री स्क्वायर प्लेनर में। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 होगा तो दो टाइप के हो सकते हैं हमारे पास, sp3d, d बाद में आ रहा है तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और d अगर पहले आ रहा है तो कौन सा हो गया हमारे पास, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या हो गया बेटा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्लियर है। आउटर ऑर्बिटल ट्राइगोनल प्लेनर, ये कौन सा है बेटा, ट्राइगोनल प्लेनर है, ट्राइगोनल
पिरामिडल, बाई पिरामिडल। ट्राइगोनल, अगर sp3d है तो कौन सा होगा हमारे पास, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल शेप रहेगी। बॉन्ड एंगल इधर दे रखे हैं, और अगर dsp3 है तो स्क्वायर पिरामिडल 90 180 डिग्री। ये दोनों बहुत कम यूज में आएंगे, हमारे बोर्ड में बहुत कम पूछा जाता है। जनरली या तो इन दो में से पूछा जाएगा या इन दो में से। अगर 6 दे रखा है तो एक s 3p 2d, तो टोटल 6 हो गए। तो sp3d2, d बाद में आउटर, d पहले है इनर। दोनों में शेप सेम है, बॉन्ड एंगल भी सेम है। क्लियर है? क्वेश्चन देखते हैं कैसे करने हैं। ये आ गया हमारे पास कोबाल्ट, ये दे रखा है हमारे पास। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं वो बता देता हूं। सबसे पहला काम है आपका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना। तो ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करोगे तो ये आ गया हमारे पास। अच्छा, सबसे पहले आप कोऑर्डिनेशन नंबर लिखा करो। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है हमारे पास, 6। अब 6 कोऑर्डिनेशन नंबर आते ही दिमाग में याद जाना चाहिए, या तो sp3d2 या फिर d2sp3। क्लियर है? तो अब d2sp3 या sp3d2 में से कौन सा होगा वो देखते हैं। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने के लिए x प्लस NH3 के ऊपर 0 कितने 6 प्लस प्लस कुछ भी नहीं है, टोटल चार्ज कितना दे रखा है हमारे पास +3। ये आ गया हमारे पास। x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू होगी बेटा +3। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। क्लियर है? अब आपको क्या करना है कि CO3 प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख। CO3 प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के लिए एक राय देना चाहूंगा। राय ये है कि सबसे पहले न्यूट्रल का लिखा करो, अदरवाइज रॉन्ग कर दोगे। तो न्यूट्रल का अगर मैं लिखूंगा तो ये आ गया AR, कोबाल्ट आता है हमारे पास 27 पर, तो AR 18 हो गए। उसके बाद 4s2 या 3d7 4s, ये हो गया हमारे पास 18 20 27। अब इसमें ही 3 प्लस का इधर लिखो, तो CO3 प्लस सबसे पहले आउटर ऑर्बिटल मतलब 4s में से जाएंगे इलेक्ट्रॉन, तो इधर जो फॉर्मूला बने मतलब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आएगा वो आ गया AR। 4s के दोनों गए, 3d का एक गया तो 3d6। क्लियर है? अब इसको बॉक्स बना के लिख देना हमें। अगर मैं इसको बॉक्स बना के लिखूं तो क्या आएगा हमारे पास, ये आ गया। अब देखो 3d में अगर लिखोगे तो 1 2 3 4 5 होंगे। अब 3d6 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1 2 4 5, ये आ गया 6। ये हो गया 3d, ये हो गया 4s, ये हो गया हमारे पास 4p। 4d भी लिख सकते हो, अगर जरूरत पड़ेगी तो वो भी लिखेंगे हम। क्लियर है बेटा? अब आपको देखना है टाइप ऑफ लिगेंड। क्या देखोगे बेटा? टाइप ऑफ लिगेंड। तो इधर मैं देखूंगा टाइप ऑफ लिगेंड। तो टाइप ऑफ लिगेंड देखे तो हमारे पास क्या है, NH3। NH3 में डोनर कौन है सर, नाइट्रोजन डोनर है। और कार्बन या नाइट्रोजन डोनर होता है तो वो SFL का काम करता है। किसका करता है? SFL का। तो इसका मतलब ये क्या होगा बेटा हमारे पास, SFL। तो ये है हमारे पास SFL। इसका मतलब क्या होगा, पेयरिंग होनी है। क्या होगी बेटा? पेयरिंग होगी। तो अगर पेयरिंग होगी तो पेयरिंग के लिए क्या करेंगे, अब इलेक्ट्रॉन को इकट्ठा कर दो। तो इलेक्ट्रॉन को अगर इकट्ठा करेंगे तो क्या आ गया हमारे पास, देखो 1 4, कितने इलेक्ट्रॉन 6, तो 1 2 4, ये हो गया। और इधर हमारे पास क्या आ गया, इधर कितने ऑर्बिटल चाहिए हमें, 6। क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था, 6। तो 6 उठाओ, 1 2 3 4 5 6, तो ये आ गया हमारे पास 6। ये हो गया हमारे पास। डी के यूज हो रहे हैं, 3d है तो सबसे पहले डी मतलब D2 3d है ना। ये आ गया हमारे पास D2sp। क्लियर है बेटा? तो ये आ गया हमारे पास। तो ये आ गया D2sp3 ऑक्टाहेड्रल शेप। इनर आउटर बताओ भाई, इनर है क्योंकि डी पहले आ रहा है। इनर ऑर्बिटल, पेयरिंग हो गई मतलब लो स्पिन। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास क्या आएगा बेटा, डायमैग्नेटिक। क्यों? क्योंकि इधर हमारे पास अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 0। एन वैल्यू कितनी। क्लियर है बेटा? चलिए भाई एक क्वेश्चन और कर लेते हैं बढ़िया सा। जैसे मान लो ये आ गया हमारे पास COF63 माइनस, सबसे पहले वही सेम। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है बेटा, 6। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना दे रखा है, 6, क्योंकि फ्लोरीन है, मोनोडेंटेड लिगेंड है। क्लियर है? तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। इसके बाद अगर अपन बात करें तो क्या आएगा हमारे पास, ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, +3 आएगी। आप कैलकुलेट करके देख सकते हो, फ्लोरीन के ऊपर -1 तो +3 आ जाएगी। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, CO3 प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमने अभी लिखा था।
ये आ गया हमारे पास AR, ये आ गया 3D6। फिर से बोल रहा हूं मैं कि जब कभी भी आपको आयन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना हो तो पहले न्यूट्रल एटम का लिखे, तब सही होगा, नहीं तो रॉन्ग होने के चांसेस रहेंगे। अब आपको देखना है कि 3D6 अगर मैं बनाऊं, 3D6 क्या बनेगा हमारे पास, ये बन गया 1 4, ये आ गया 1 3 4 5, ये 6, ये है हमारे पास 4s, ये है हमारे पास 4p। क्लियर है बेटा? ये 4s, ये 3D, 4s, 4p, आगे 4D भी है, जरूरत पड़ेगी तो वो कर लेंगे। अब हमें देखना है टाइप ऑफ लिगेंड। तो टाइप ऑफ लिगेंड क्या है? टाइप ऑफ लिगेंड, टाइप ऑफ लिगेंड में अगर हम बात करेंगे तो वो कौन सा है बेटा हमारे पास? WFL, क्योंकि क्या है इस बार हमारे पास हेलोजन है, और हेलोजन क्या होते हैं? वीक फील्ड लिगेंड। क्या होते हैं बेटा? वीक फील्ड लिगेंड। तो ये हो गया हमारे पास WFL। तो बस अब हमारे मतलब नो पेयरिंग, पेयरिंग होगी नहीं। तो अगर पेयरिंग नहीं होगी तो हमें कितने ऑर्बिटल चाहिए? जितना हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर है, और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6। इसका मतलब हमें 6 ऑर्बिटल चाहिए होंगे। तो 6 ऑर्बिटल पकड़ के लाने बेटा हमें, वो भी खाली। कैसे चाहिए बेटा? वैकेंट चाहिए। कैसे चाहिए? वैकेंट। तो वैकेंट के लिए हमें, ये हमारे पास 6 वैकेंट ऑर्बिटल आ जाएंगे, 1 2 4, 1 1। ठीक है। अब देखो हमारे पास इनमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगी क्योंकि पेयरिंग नहीं हो रही। ये आ गया हमारे पास 3D। अब वैकेंट ऑर्बिटल कितने चाहिए? 6। तो ये है 4s, 4p, ये 4d। तो इसका मतलब 1 3 4 2 6, क्या आ गया हमारे? कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया? sp3d2। कौन सा हो गया बेटा? sp3d2। अब ये क्या हो गया? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल हाई स्पिन। क्या हो गया बेटा? हाई स्पिन। और उसके बाद क्या है? पैरामैग्नेटिक हो गया कि अनपेड इलेक्ट्रॉन है। और अगर आपसे मैग्नेटिक मोमेंट निकलवाए तो कितना आएगा? m इक्वल टू n इंटू n प्लस 2। n की वैल्यू कितनी है हमारे पास? n की वैल्यू है बेटा 4। तो इधर से आएगा 4 इंटू 6, मतलब √24 बोहर मैग्नेट्रॉन। क्लियर है? ये आ गया बेटा हमारे पास। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं, इसी प्रोसीजर को फॉलो करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट है बेटा लिमिटेशंस। नेक्स्ट क्या है बेटा हमारे पास? लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो लिमिटेशन में हमारे पास क्या दे रखा है? इट इन्वॉल्व्स ए नंबर ऑफ अजम्पशंस। बहुत सारे अजम्पशंस हमने पढ़े हैं, वो कर रखा है इसने। दूसरा हमारे पास क्या दे रखा है? इट डज नॉट गिव क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ मैग्नेटिक डेटा। क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन नहीं देता है मैग्नेटिक डेटा का। नेक्स्ट है इट डज नॉट एक्सप्लेन द कलर एग्जीबिशन बाय कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो हमारे पास कलर शो करते हैं, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि भैया क्यों करते हैं क्यों नहीं करते। नेक्स्ट है इट डज नॉट गिव ए क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी और काइनेटिक स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। मतलब इसने ये नहीं बताया कि कोई अगर मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स है ए एंड बी, उसमें से कौन सा ज्यादा स्टेबल है, मतलब किसकी ज्यादा स्टेबिलिटी है, उसके बारे में इसने कुछ एक्सप्लेन नहीं किया है। इट डज नॉट मेक एग्जैक्ट प्रेडिक्शन ऑफ रिगार्डिंग द टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर ऑफ फोर कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है। इट डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन वीक फील्ड एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड। तो ये दोनों तो फिफ्थ और सिक्स तो ऑलमोस्ट सेम ही है, फिफ्थ और सिक्स तो सेम ही है, क्योंकि फोर वाले के लिए नहीं कर पाए, मतलब कोऑर्डिनेशन वो वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पर ही फर्क पड़ेगा कि वो ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर होगी या फिर ज्योमेट्री हमारे पास टेट्राहेड्रल होगी। तो ये कुछ लिमिटेशन है, एक दो लिमिटेशन पूछ सकता है, तो आप चार एटलीस्ट आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है बेटा? अब नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है हमारे पास CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या बताती है हमें? तो देखो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में पता स्टार्ट करने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि हमारे पास जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी स्ट्रक्चर कैसे होती है। तो जो डी ऑर्बिटल होते हैं हमारे पास DZ² एंड DX²Y², ये है हमारे पास एक्सियल, और ये है हमारे पास नॉन एक्सियल या इक्वेटोरियल। नॉन एक्सियल बोल देता हूं, मतलब इनकी डेंसिटी कैसी है? हमारे पास नॉन एक्सियल है DYZ, DZX एंड DXZ। ये कौन सा है हमारे पास? DXZ। क्लियर है बेटा? सॉरी, DXY, ये हो गया हमारे पास।
और ये जो दो है ये कौन से एक्सियल, एक्सियल मतलब इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द एक्सिस है और इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द एक्सिस है। मतलब ये अगर एक्स है और अगर ये वाई है, एक सेकंड रुकना, वाई भी आता है हमारे पास, देखो वाई आ गया, देखो ये वाई है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो जो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बात करोगे तो वो इस वाले ऑर्बिटल पर, ब्लैक वाले पर, इस वाले एक्सिस पर रहेगी और इस वाले के अकॉर्डिंग रहेगी। बट जब डी एक्स वाई की बात करोगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो लोब होंगे वो इधर बिटवीन 45 डिग्री पर, इधर और इधर नीचे सेम, इधर भी बीच में, इधर बीच में। बात समझ में आ रही है? बट जब डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो इस ही लोब पर होंगे, ये ब्लैक वाले पर। बात समझ में आ रही है? तो इनको बोलते हैं एक्सियल और दूसरे वालों को क्या बोलते हैं बेटा? नॉन एक्सियल। ठीक है, अब बात करते हैं हम इससे आगे। तो इससे आगे हमारे पास क्या है बेटा कि सीएफटी ने क्या क्या बोला था। तो सीएफटी बहुत सिंपल है, अपने बोर्ड में बहुत ज्यादा नहीं दे रखा है, तो सिंपल सिंपल पॉइंट्स है। अकॉर्डिंग टू दिस, सीएफटी के बारे में अगर आपसे पूछे तो सीएफटी क्या बताती है कि अकॉर्डिंग टू दिस अट्रैक्शन बिटवीन सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगेंड्स इज प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसने बोला कोई ओवरलैपिंग वगैरह नहीं होती भैया, वीवीटी वाले बेकूफ बना के चले गए, इसमें कोई ओवरलैपिंग नहीं होती है, प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है। अब अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है तो आयन की बात होनी चाहिए, कैटायन और एनायन की। तो क्या बोल रहा है? अकॉर्डिंग टू दिस सेंट्रल मेटल एटम है जो किसका काम करेगा? पॉजिटिव चार्ज का। और मैग्नीट्यूड क्या रहेगा उसका? उसके ऑक्सीडेशन नंबर के इक्वल। एंड जो लिगेंड है वो किसका काम करेगा? नेगेटिव चार्ज का। अब अगर मैं लिगेंड की बात करूं तो लिगेंड हमारे पास वही दो, न्यूट्रल और नेगेटिव। तो अगर हमारे पास लिगेंड्स आर ट्रीटेड एज पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज उसको तब मानेंगे जब हमारे पास कैसा है बेटा? अगर वो एनायनिक लिगेंड है। अगर डाइपोल कब मानेंगे हमारे पास? जब वो क्या है बेटा? न्यूट्रल लिगेंड है। न्यूट्रल है तो पॉइंट डाइपोल, आयन है तो पॉइंट चार्ज। क्लियर है? नेक्स्ट, देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन मेटल ऑर्बिटल एंड लिगेंड ऑर्बिटल, मतलब नो ओवरलैपिंग। उसने बोला है कि कोई ओवरलैपिंग नहीं होने वाली है। एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल हैविंग सेम एनर्जीज इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ रिपल्सन बिटवीन द लोन पेयर ऑफ लिगेंड्स एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मेटल। वो बोल रखा है कि हमारे पास जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी जिनकी सेम एनर्जी है तो उनकी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इंक्रीज। अब इंक्रीज क्यों हो रही है? क्योंकि सेंट्रल मेटल एटम है उसके पास लोन पे इलेक्ट्रॉन है। भाई सेंट्रल मेटल एटम के पास इलेक्ट्रॉन तो ही, और जो लिगेंड आ रहा है वो इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में क्या लगेगा? रिपल्सन, जिसकी वजह से उनकी एनर्जी क्या होती है? इंक्रीज होती है। क्या होती है बेटा? इंक्रीज होती है। अब वो इंक्रीज इक्वल होगी सभी की या अलग अलग होगी, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो ये दे रखा है, इफ द फील्ड प्रोड्यूस बाय द लिगेंड्स, जो हमारे पास लिगेंड है जो रिपल्सन लगवाने वाले, अगर वो सिमेट्रिकल फील्ड प्रोवाइड कर रहे हैं तो जो एनर्जी सबकी बढ़ेगी वो क्या बढ़ेगी? सेम बढ़ेगी। मतलब डीजनरेट रहेंगे, डीजनरेट मतलब उनकी एनर्जी बढ़ेगी तो सही, बट सबकी सेम एनर्जी, मतलब इधर थी इधर से इधर आ जाएगी और सभी सेम एनर्जी लेवल पर होंगे। बट अगर हमारे पास फील्ड कैसा प्रोवाइड किया गया बेटा? नॉट स्पेरिकल या फिर मतलब सिमेट्रिकल नहीं हुआ, when a field produced is by the ligands is not spherical or symmetrical, तो उस वाले केस में मतलब या तो ऑक्टाहेड्रल या टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर, देन डीजनरेसी ऑफ डी ऑर्बिटल्स इज डेस्ट्रॉयड, तब भैया डीजनरेसी डेस्ट्रॉय हो जाएगी। ठीक है, नाउ डी ऑर्बिटल्स आर नॉट अफेक्टेड इक्वली बाय द लिगेंड्स। अब हमारे पास जो डी ऑर्बिटल्स है वो इक्वली अफेक्ट नहीं होंगे एंड दे स्प्लिट हैविंग डिफरेंट एनर्जी, तो अब उनकी एनर्जी डिफरेंट डिफरेंट होगी और इसी को क्या बोलते हैं हम? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। ठीक है, और इनमें जो एनर्जी डिफरेंस आएगा उसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, CFSE। क्लियर है? तो अब हमें अलग अलग पढ़ना है, एक बार ऑक्टाहेड्रल के लिए एक बार टेट्राहेड्रल के लिए। तो सिंपल सा है, जल्दी से देखो, आपको इतना से याद रखना है कि अगर हमारे पास इसकी बात करें ऑक्टाहेड्रल, तो ऑक्टाहेड्रल में हमारे पास जो लिगेंड आएंगे वो कहाँ आएंगे? अलोंग द एक्सिस। क्या आएंगे बेटा? अलोंग द एक्सिस। तो अगर अलोंग द एक्सिस आ रहे हैं तो उन ऑर्बिटल्स की एनर्जी ज्यादा इंक्रीज होगी जिनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सिस पर थी, और वो कौन कौन से थे? डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर स्क्वायर वाले एंड डी जेड स्क्वायर। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो आएगा वो क्या आ गया बेटा? हमारे पास देखो ये आ गया डी जेड स्क्वायर, ये कौन सा है? डी जेड स्क्वायर, और इधर क्या आ गया? डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इनकी एनर्जी ज्यादा हो गई। इन ऑर्बिटल्स को क्या बोलते हैं हम? ईजी ऑर्बिटल्स। और ये कौन से ऑर्बिटल है बेटा हमारे पास? T2G ऑर्बिटल। ठीक है, इधर डी एक्स वाई डी वाई जेड डी एक्स जेड। क्लियर है? इनकी एनर्जी कम, इनकी एनर्जी ज्यादा, ये हमारे पास स्प्लिटिंग हो गई। क्लियर है? अब हमारे पास क्या होगा बेटा इसमें? देखो इधर दिया हुआ है सारी कहानी, देयर विल बी रिपल्सन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल डी ऑर्बिटल एंड द इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज ऑफ द लिगेंड।
such a repulsion is more when the metal ion or orbital is directed towards the ligand की तरफ रहेगा, then when it is away from the ligand, thus the dx square y square and dz square orbitals which point towards the axis along the direction of the ligand will experience more repulsion. इधर more repulsion लगेगा और dxy dyz and dxz में लेस रिपल्सन लगेगा, इसलिए इनकी एनर्जी कम रहेगी और उसकी dx स्क्वायर y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर की एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। क्लियर है। अब हमारे पास आएगा इलेक्ट्रॉन की फिलिंग। तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग में कोई समस्या नहीं है। देखो हमारे पास अगर मैं इलेक्ट्रॉन की फिलिंग की बात करूं तो हमारे पास देखो इधर कितने ऑर्बिटल है, 6। कितने ऑर्बिटल है बेटा, 5 ऑर्बिटल है, 3 इधर 2 इधर। तो अगर हमारे पास देखो एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो पहला इलेक्ट्रॉन इसमें, ध्यान से देखेंगे जल्दी से, एक इलेक्ट्रॉन अगर आया तो एक इसमें गया, दूसरा अगर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो दूसरा इसमें आ जाएगा, तीसरा इसमें आ जाएगा, कोई समस्या नहीं है 3 तक। अब जब चौथा इलेक्ट्रॉन आएगा तो मेरे पास 2 पॉसिबिलिटी है, या तो मैं इधर पेयरिंग करूंगा और या फिर वो इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, ये हमारे पास पॉसिबिलिटी है। तो इसके लिए डिपेंड करेगा कि हमारे पास ये जो एनर्जी है कौन सी, ये जो एनर्जी दे रखी है बेटा हमारे पास, ये जो एनर्जी है ये, इसको क्या बोलते हैं, CFSE। तो अगर हमारे पास पेयरिंग एनर्जी मतलब जब हम इलेक्ट्रॉन इधर पेयर करा रहे हैं और जो CFSE की वैल्यू है, CFSE मतलब डेल्टा O बोल देते हैं जिसको हम, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल के लिए जो CFSE की वैल्यू है उस पर डिपेंड करेगा। अगर हमारे पास ये बहुत ज्यादा गैप है, CFSE मतलब इन दोनों में स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा हुई है, तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर नहीं जा पाएगा, फिर इधर ही रहेगा। और ये गैप ज्यादा कब रहेगा, जब हमारे पास SFL रहेगा। कुल मिला के बात ये कि भैया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो वो इन दोनों में झगड़ा कर देगा, इनको दूर दूर करेगा, और ये जितने ज्यादा दूर जाएंगे तो फिर ये साथ में रहेंगे, ये साथ में, मतलब पहले इलेक्ट्रॉन इधर फिल होंगे देन इधर होंगे। बात समझ में आ रही है। तो इसके लिए हम ये बोलते हैं कि जब हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो उसमें डेल्टा नॉट की वैल्यू क्या रहती है, पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा होगी। डेल्टा नॉट की वैल्यू क्या रहेगी, पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा होगी। और जब वीक फील्ड लिगेंड है तो उसमें हमारे पास डेल्टा नॉट की वैल्यू पेयरिंग एनर्जी से कम रहेगी। तो इसमें क्या होगा, फर्स्ट 3 तो सेम ही आएंगे, 3 के बाद इधर बता देता हूं। अब देखो हमारे पास इलेक्ट्रॉन की फिलिंग ये दे रखी, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग अगर SFL है तो इसमें सेम है, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन में कोई दिक्कत नहीं। बट अगर हमारे पास जब SFL रहेगा तो T2G में ही 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे, बट जब हमारे पास वीक फील्ड लिगेंड है तो उसमें T2G में 3 और EG में 1 चला जाएगा ऊपर वाले में, देन EG में दूसरा जाएगा। तो ये और एक ये 4 है जिनमें चेंज आएगा। बाकी इधर 9 8 9 10 में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, 1 2 3 मतलब ये तीनों और ये तीनों सेम रहेंगे, चाहे SFL हो या WFL हो। तो आपको सिंपल सा फंडा ये है, अगर SFL दे रखा है तो पेयरिंग कराते हुए चलना है, पहले एक 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 3 इलेक्ट्रॉन आगे, देन पेयरिंग कराएंगे, फिर ऊपर जाएंगे। अगर WFL है तो पेयरिंग वेयरिंग बाद में होगी भैया, पहले सबको एक एक इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट आता है हमारे पास टेट्राहेड्रल में। तो टेट्राहेड्रल में तो बेटा बहुत इजी है, CFSE नेक्स्ट है हमारे पास टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, है ना। तो टेट्राहेड्रल में क्या होगा, टेट्राहेड्रल में क्या होगा हमारे पास, टेट्राहेड्रल के लिए बेटा बहुत इजी है कि इस वाले केस में हमारे पास कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस वाले में हमारे पास कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो या वीक फील्ड लिगेंड हो, जो CFSE की वैल्यू होती है वो बहुत कम होगी, तो इधर हमारे पास पेयरिंग नहीं होगी, कभी भी पेयरिंग नहीं होगी, ठीक है। तो इन टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटी फॉर्मेशन द डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग इज इन्वर्टेड एंड डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग इज इन्वर्टेड का मतलब क्या है कि अगर मैं बात करूंगा टेट्राहेड्रल में, ये हमारे पास आया टेट्राहेड्रल, तो टेट्राहेड्रल में होगा क्या बेटा हमारे पास कि जब स्प्लिटिंग करोगे तो इधर आएंगे हमारे पास E ऑर्बिटल्स, सॉरी T2 ऑर्बिटल्स, ठीक है, और इधर हमारे पास जाएंगे E ऑर्बिटल्स। T2 में कौन से हो गए हमारे पास DXY DYZ DXZ, ठीक है, और इधर आ गया हमारे पास DX स्क्वायर Y स्क्वायर, और इधर आ गया हमारे पास DZ स्क्वायर, ये आएगी हमारे पास। क्लियर है। तो जस्ट अपोजिट हो गया। क्लियर है। अब इसमें क्या हो गया हमारे पास, कभी भी पेयरिंग कराने का कोई फंडा नहीं है, पेयरिंग वेयरिंग कुछ नहीं करानी, डायरेक्टली आपको इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। मतलब पहले इधर 2 ऑर्बिटल है मेरे पास, तो 2 ऑर्बिटल कौन कौन से बेटा, 2 ऑर्बिटल है ये,
एक, दो, है ना, और इधर कितने हैं हमारे पास? तीन। तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग किस तरीके से होगी? सबसे पहले अगर एक इलेक्ट्रॉन आता है तो इसमें, दूसरा इसमें, तीसरा इधर, फिर इधर, फिर इधर, सही है। देन पेयरिंग होगी तो इधर 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 इधर, चाहे SFL हो या WFL हो, दोनों टाइम सेम ही होने वाली है। क्लियर है बेटा? लास्ट में हमारे पास जो एक क्या था कि जो VBT ने कलर के बारे में नहीं बताया, तो इसने CFT ने कलर के बारे में बताया है। क्या बोला है कि द कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज कॉम्प्लीमेंट्री टू दैट विच इज एब्जॉर्ब, ठीक है, जो हमारे पास वेवलेंथ होगी उसके कॉम्प्लीमेंट्री कलर शो करेगा। मतलब कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, उसमें इलेक्ट्रॉन अगर हायर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करके जा रहा है, तो जब वो एमिट करेगा तो उसकी कॉम्प्लीमेंट्री कलर शो करेगा। तो जो रीजन होता है हमारे पास वो क्या होता है बेटा? DD ट्रांजिशन। DD ट्रांजिशन होता है हमारे पास रीजन किसका? कलर शो करने का। ठीक है, अगर हमारे पास वेवलेंथ डिफरेंट डिफरेंट एब्जॉर्ब करेगा तो डिफरेंट डिफरेंट कलर वो शो करेगा। बात समझ में आ रही है? मतलब अगर CFSE की वैल्यू डिफरेंट होगी, अगर CFSE वैल्यू डिफरेंट होगी कंपाउंड्स की, तो जो कलर शो करेगा वो भी क्या करेगा? डिफरेंट कलर शो करेगा। तो डिफरेंट कलर शो करेगा। बात समझ में आ रही है बेटा? ठीक है, इसके ऊपर देखो हमारे पास बोर्ड में क्वेश्चन भी आया हुआ है PYQs में। क्या क्वेश्चन है हमारे पास? क्वेश्चन ये है, ये रहा कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग। क्या है कि FeCN6 4- FeH2O2+ आर द डिफरेंट कलर इन डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन। तो दोनों का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखोगे तो इधर भी Fe2+ है और इधर भी हमारे पास Fe2+ है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर देखोगे तो दोनों का Fe2+ का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना आ गया बेटा हमारे पास? ये आ गया AR3D6। बट फिर भी अलग अलग कलर शो कर रहे हैं। उसका रीजन ये है कि इन दोनों की CFSE की वैल्यू डिफरेंट होगी। क्यों? क्योंकि ये SFL है और ये क्या है हमारे पास? WFL। तो SFL और WFL, SFL है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो इस वाले केस में CFSE की वैल्यू ज्यादा होगी। CFSE की वैल्यू ज्यादा होगी तो डिफरेंट वेवलेंथ ये एब्जॉर्ब करेगा और डिफरेंट वेवलेंथ क्या करेगा? एमिट करेगा, जिसकी वजह से अलग अलग कलर शो करता है। लास्ट है बेटा हमारे पास लिमिटेशंस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। लिमिटेशंस क्या है? बॉन्डिंग बिटवीन मेटल एंड लिगेंड। इसने बोला कि प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है, जबकि नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हम तो हाइब्रिडाइजेशन वगैरह पढ़ रहे हैं, और जो कि होता है भाई, ज्योमेट्री वगैरह अगर हो रही है तो हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, उसके लिए ओवरलैपिंग जरूरी है। तो इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। दूसरा यह है स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। इसके अकॉर्डिंग अगर अट्रैक्शन कैसा है हमारे पास? इलेक्ट्रोस्टैटिक है, तो एनायनिक लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम करने चाहिए थे, क्योंकि अट्रैक्शन भाई प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक है तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा। बट हमारे पास कोबाल्ट, CO, कोबाल्ट नहीं सॉरी, कार्बोनिल कंपाउंड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है न्यूट्रल होते हुए भी। तो इस चीज को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। इसके बाद का पार्ट बेटा पूरा हमारे पास डिलीटेड है, तो आपको इतना ही पढ़ना है। चीजें थोड़ी फास्ट पढ़ाई गई है, वो आपको पता है क्यों पढ़ाई गई है, बट मैंने सारी चीजें कवर की है। ठीक है, तो बेटा अच्छे से पढ़ना है। PYQs बैक एक्सरसाइज, पहले बैक एक्सरसाइज और इंटेक्स के क्वेश्चंस अच्छे से कर लेने, देन PYQs करें। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे, स्वस्थ रहे। थैंक यू।